प्रोबेबिलिटी की कहानी कुछ यूं है कि बस मुझे कोई भी इवेंट आप करते हो तो उसमें फेवरेबल कितने, मेरे फेवर में कितने, उनकी क्वांटिटी बता दीजिए एनी, और डिवाइड बाई टोटल आउटकम्स कितने हैं उनको बता दीजिए सैंपल स्पेस में। जरूर एक बार आपको अपोजिट केसेस में दिमाग लगाना होता है। क्या पता हम इतनी मेहनत से बच के जल्दी से 5 टन का केसेस सोच सकते हैं। ये आपको अभी छोटा लग रहा होगा, बट आगे यही अप्रोच जो मदद करेगी आपको। 3 डाइस आर रोल्ड अंडर द कंडीशन, खुद ही बोल दिया सर, 3 डाइस फेंके जाते हैं कंडीशन के साथ, अंडर द कंडीशन। दिस इज द इंपॉर्टेंट। कंडीशन प्रोबेबिलिटी में सीखा कि जो चीज गिवन होती है उसी को सैंपल बना देना होता है। उसको मैंने कुछ एनसीईआरटी और एग्जाम्पल से क्लियर करा। प्रोबेबिलिटी सिंपल हो गई, प्रोबेबिलिटी कितनी आसानी से मिल जाती है, फिर उनके केसेस बना के सवाल को इंपॉर्टेंट बनाए जा रहे हैं। ओके, सो आज हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं किस चैप्टर की? प्रोबेबिलिटी की, है ना। अच्छा खासा वेटेज है। आई होप कि क्लास के एंड तक आपको काफ़ी कुछ मदद मिलने वाली है। तो मैं स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी से, कुछ बेसिक बातों से शुरू करते हैं, रिकॉल करते हैं। देखें पहला, ओके, सो प्रोबेबिलिटी की स्टार्टिंग में पहला टर्म है आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट। कोई भी आप एट रैंडम एक एक्सपेरिमेंट करते हो तो उसमें आउटकम्स आने शुरू हो जाता है। बिल्कुल सर। तो जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं आपके, कोई भी आपने एट रैंडम एक एक्सपेरिमेंट करा, उसमें पॉसिबल आउटकम्स आने शुरू हो गए, तो सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स को ही एक नाम दे दिया गया। क्या बोलते हैं उसे? सैंपल स्पेस, राइट ना। सर कोई भी आपने एक्सपेरिमेंट करा तो आउटकम्स आना स्टार्ट हो गया, तो सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स इज कॉल्ड अ सैंपल स्पेस। ओके सर। तो सैंपल स्पेस अब कुछ भी हो सकता है, वो एक्सपेरिमेंट कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपने डाइस को फेंक दिया, तो डाइस को फेंका तो उस पर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है। हाउ मेनी टोटल आउटकम्स आर देयर? डाइस को फेंकने पे सर 6 आउटकम्स हो सकते हैं टोटल, लाइक 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है। आपने किसी ने सिक्का को उछाल दिया, कॉइन को टॉस करा, तो वहां पे भी 2 आउटकम्स हो सकते हैं, या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है ना। तो सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स इज द सैंपल स्पेस। अब यहां से हम अपनी प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन पे मूव करते हैं सर, कि प्रोबेबिलिटी को कैसे डिफाइन करा। एक सिंपल सी डेफिनेशन कि सर प्रोबेबिलिटी बोलती है, प्रोबेबिलिटी सेज कि सर सिंपली आपने जितने भी टोटल आउटकम्स, आपने कोई भी काम करा तो उसमें टोटल आउटकम्स कितने आ रहे हैं, और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, इनका रेशियो ही सर प्रायिकता बोलने लगे हम। भाई आपने कोई भी एक्सपेरिमेंट करा तो उसमें टोटल आउटकम्स कितने आ रहे हैं, उसमें से आपके काम के कितने हैं, आपके फेवर में कितने हैं सर। रेशियो ऑफ बोथ इज सिंपली क्या होता है? प्रोबेबिलिटी। इस बात को कुछ सवालों से पक्का करते हैं कि सर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, या आपको क्या चाहिए, इसी को शॉर्ट में बोल देते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट इवेंट एंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सैंपल स्पेस एनी अपॉन एनएस। हमें बस क्वांटिटी से मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर इवेंट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन दैट सैंपल स्पेस एनएस की वैल्यू कितनी है। द रेशियो ऑफ बोथ इज सिंपली प्रोबेबिलिटी। अब पकड़ते हैं सर तरह तरह की बातें जो सवालों में आने वाली हैं। जैसे कुछ बेसिक सवालों से शुरू करते हैं। योर फर्स्ट प्रॉब्लम, आपने 2 डाइस को फेंका, तो 2 डाइस को फेंकने पर उन पर आने वाले नंबरों का सम कितना हो जाना चाहिए? वेरी गुड। तो सम आना चाहिए सर 7। तो सम 7 आने के व्हाट आर द फेवरेबल केसेस, क्या क्या फेवरेबल केसेस होता है? तो सबसे पहला दिमाग, अगर आपको प्रोबेबिलिटी लिखनी है तो जो लगाना होता है, प्रोबेबिलिटी सेज कि आप टोटल आउटकम कितने दे रहे हो। आपको पता होना चाहिए, जैसे आप डाइस फेंकते हो तो एक डाइस को फेंकने पे कितने आउटकम्स होते हैं? 6। 2 को फेंका तो 6 का स्क्वायर, तो टोटल आउटकम कितने हो गए? तो पहले वही लिख लेते हैं सर। जैसे ही आपने 2 डाइस को फेंका तो 6 स्क्वायर, 36 इज द टोटल आउटकम्स। आउट ऑफ दोस 36 मेरे काम के कितने हैं? लाइक आपको सम चाहिए 7, तो 7 के लिए सबसे हाईएस्ट से शुरू करें तो 6 1 आ सकता है। क्या पता आपने फर्स्ट डाइस पे 6 आ गया, सेकंड पे 1 आ गया, या इसको रिवर्स कर दीजिए 1 6, या यू विल से 5 2, दिस इज 2 5, या यू विल से दिस इज 3 4 एंड द लास्ट वन इज 4 3। सो काम के कितने हैं सर मेरे? 6। 2 डाइस को फेंकने पर व्हाट आर द टोटल आउटकम? 36। उस 36 में से सम 7 देने वाले कितने हैं? 6, तो 6 by 36 फेवरेबल ओवर टोटल इज योर सिंपली प्रोबेबिलिटी। आई विल से 1/6। वही बात जो बोल रहा हूँ कि प्रोबेबिलिटी इज नथिंग बट दिस इज नंबर ऑफ फेवरेबल ओवर टोटल आउटकम्स। तो मेरे काम के कितने हैं सर? आपको काम का क्या है, आपका इवेंट क्या है सर, कि आपको सम 7 चाहिए, तो सम 7 पे आने वाले कितने हैं सर? 6। फेवरेबल टोटल कितने हैं सर? 36। तो रेशियो इज बहुत विल गिव यू द प्रोबेबिलिटी, सिंपल, राइट ना। कोई दिक्कत? देखें बढ़ते चलते सर इसी अप्रोच के साथ आगे एक एक करके देखें।
योर नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 कॉइन्स को उछाला जाता है, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 4 टेल। अब इस लैंग्वेज को भी पकड़िएगा सर, कि 5 सिक्कों को उछाला जाता है। तो जैसे आपने ये डाइस का केस पकड़ लिया कि डाइस आया, तो डाइस में 6 की पावर n का फॉर्मूला फॉलो करता है। एक बार डाइस को फेंका तो 6 की पावर 1, 6 आउटकम्स। 2 डाइस को फेंकोगे तो 6 स्क्वायर 36 एट रैंडम। वैसे सर क्वाइन में क्या फॉलो करते हैं, तो क्वाइन में सर आपने 2 आउटकम्स होते हैं, तो 2 की पावर n का फॉर्मूला फॉलो करता है। एक बार सिक्के को उछाला तो 2 की पावर 1, 2 आउटकम्स आइदर हेड और टेल। 2 बार करा तो 2 का स्क्वायर, तो 4 बन जाता है। 3 बार सिक्के को उछाला तो 2 की पावर 3, कितने आउटकम्स। ओके सर, तो एक जनरल फॉर्मूला बना लिया कॉइन के रिगार्डिंग कि कितने सिक्के उछाले जा रहे हैं, 5। तो सबसे पहले तो मैं अपना सैंपल स्पेस ही तैयार करता हूं सर। आपने 5 सिक्के उछाले तो आई विल से कि व्हाट इज द सैंपल स्पेस, तो 2 की पावर 5 टोटल आउटकम्स, वो पहले लिखना होता है। 2 की पावर 5 बोले तो कितना हो गया, 32। अब वो कह रहे हैं कि सर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटमोस्ट 4 टेल। एटमोस्ट 4 टेल का मतलब है सर आपको या तो 0 टेल चलेगा, 1 टेल वाले चलेंगे, 2 टेल चलेगा, 3 टेल चलेगा और एटमोस्ट। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं और पूछूं और क्या बन सकता है, तो सिक्के को उछालने पर सर 0 टेल, 2 टेल या लास्ट टू लास्ट। इसके अलावा जो एक केस बचा वो ये होगा कि सर एक भी पूरे के पूरे कितने टेल मिल जाए। भाई 5 बार सिक्के को उछाला तो मैक्स टू मैक्स टेल कितने मिल सकते हैं, 5। तो आपसे ये सारे केसेस इंडिविजुअल पूछे जा रहे हैं, तो इस सवाल से भी कुछ सीख सकता है कि जब भी आपकी प्रॉब्लम लगे कि मल्टीपल केसेस में टूट रही है, तो हमेशा अपोजिट केसेस पे काम जरूर करा करिए। तो वैसे इसका आंसर मैं इन 5 केसेस में उलझने से बेहतर है कि मैं ये वाला केस जल्दी पकड़ सकता हूं। तो उसी तरीके से प्रोबेबिलिटी का आंसर मैं ऐसे बोल देता हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग at most 4 tel is difficult to find। तो मैं इसको आंसर ऐसे दे देता हूं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 5 टेल, गेटिंग एग्जैक्टली 5 टेल। सर मैं उसमें उलझू ही कर क्यों, ये कई सारे केसेस आपको इंडिविजुअल सोचने पड़ सकते हैं। तो मैं सोचता हूं कि एटमोस्ट 4 टेल जाने से बेहतर है कि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, 1 माइनस अपोजिट केसेस हटा दें, और अपोजिट केसेस क्या है कि एग्जैक्टली 5 टेल मिल जाए। और आई थिंक अब ये पकड़ना मेरे लिए आसान है। तो 1 माइनस टोटल कितने थे, 32। एग्जैक्टली 5 टेल के कितने केसेस होंगे सर, 5 के पांचों सिक्कों पे टेल आ जाए तभी तो होगा 5 टेल। सो हाउ मेनी फेवरेबल हियर, 1। इस 32 में से सिर्फ एक ही केस होगा जब 5 के पांचों टेल बन चुके होंगे। सो आई विल से 1 माइनस 1 बाई, सो दिस इज 31 बाई 32 इज द राइट आंसर। आई होप क्लियर विद द। और इस सवाल से जो सीख मिली है कि सर कभी भी आपको इस तरीके से मल्टीपल केसेस में सवाल को टूटता हुआ दिखे तो जरूर एक बार आपको अपोजिट केसेस में दिमाग लगाना होता है। क्या पता हम इतनी मेहनत से बच के जल्दी से 5 टेल का केसेस सोच सकते हैं। ये आपको अभी छोटा लग रहा होगा, बट आगे यही अप्रोच जो मदद करेगी आपकी। ठीक है सर, बढ़ते हैं आगे। कुछ और सवाल जो मैं दिखाऊं, देखें कुछ और बेसिक से क्वेश्चन जो पूछे गए हमके। Which one of the following number is nearest to the probability of that 3 randomly selected persons are born on the 3 different days of week? एक हफ्ते में, एक वीक में कितने दिन होते हैं हमारे पास, एक वीक में कितने दिन होते हैं हमारे पास, 7। तो अगर आपको प्रोबेबिलिटी चाहिए कि 3 बंदे अलग अलग दिनों में आ जाएं, तो पहले वाले बंदे के पास टोटल कितने केसेस हैं कि वो 7 में से कोई 7 दिन आ जाए, और फेवरेबल भी कितने हैं कि 7 में से 7। तो फर्स्ट बंदे का मैंने लिख दिया कि पहला बंदे के बॉर्न होने के तरीके कितने हैं कि सर 100% प्रोबेबिलिटी 7/7। फिर अगले वाले पे चलें तो फिर से सर दूसरे बंदे को बॉर्न करना है, तो फिर से टोटल केसेस कितने हैं कि 7 में से कोई सा भी दिन आ जाए, टोटल केसेस। लेकिन अब अगर उसको आप डिफरेंट डे में चाहते हो सर, डिफरेंट डे में चाहते हो, तो डिफरेंट डे में चाहिए तो जिस दिन ये आ चुका है उस दिन को छोड़कर इसके पास कितने तरीके बचे, 6। और वही काम आगे सर, तीसरा जो बंदा आएगा उसके पास 2 दिन कम हो चुके हैं, तो आई विल से 5/7। दिस इज सिंपली दिस इज 30/49। तो नियरेस्ट आंसर आप डिसाइड कर सकते हैं। क्लियर विद द, बढ़ते चले सर आगे। देखिए नेक्स्ट, एक ये क्वेश्चन की कॉमन लैंग्वेज जो अक्सर आपकी पेपरों में मिलती रहती है। गिवन अ वर्ड क्वेश्चन इन हाउ मेनी वेज दिस कैन बी डन, नो 2 वोवेल्स कम टुगेदर, कि कोई 2 वोवेल साथ ना है। तो ये काफी कॉमन लैंग्वेज है, बार बार पेपरों में पूछी जा रही है। इसकी लैंग्वेज में समझा देता हूं सर। नो 2 वोवेल कम टुगेदर, इसका तरीका क्या होता है डील करने का, हाउ टू राइट प्रोबेबिलिटी आंसर हियर।
तो प्रोबेबिलिटी से टोटली कर ही क्या रहे हो सर आप, तो क्वेश्चन एक वर्ड है उसको आप अरेंज कर रहे हो, तो थोड़ा बहुत पीएनसी भी यूज में रहता है इधर। तो क्वेश्चन में से कितने लेटर हो गए सर आपके, 4 और 4, 8 लोगों को 8 जगहों पे अरेंज कर रहे हैं सर आप। सो टोटली आप क्या कर रहे हैं सर, यू बेसिकली 8 फैक्टोरियल। व्हाट इज द टोटल वेज ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड क्वेश्चन, दैट इज 8 फैक्टोरियल। एग्री ना? ओके सर। उसके बाद कह रहा है कि कोई दो ववेल साथ नहीं आने चाहिए। तो इस तरीके की लैंग्वेज को डील करने के तरीके क्या होते हैं, रट ले मेरे साथ कि जब भी बोले कि कोई दो ववेल साथ ना आए तो आप पहले कॉन्सोनेंट अरेंज कर दीजिए। कॉन्सोनेंट कितने हैं, QSTN, हाउ मेनी कॉन्सोनेंट्स आर देयर। ये लैंग्वेज अपने दिमाग में बिठा लीजिए, जब जब बोले नो टू ववेल कम टुगेदर, फर्स्ट अरेंज द कॉन्सोनेंट, पहले मैंने कॉन्सोनेंट अरेंज कर दिए सर। ठीक है सर। तो अब बीच में जगह कितनी बच रही है, आगे पीछे वाली जगह भी काउंटिंग में लेनी होती है सर, इसमें यही स्पेशल है। QSTN के लिए आगे पीछे टोटल जगह कितनी हो गई, 1 2 3 4 5, उन 5 जगहों पर आपके कॉन्सोनेंट और वोवेल की कहानी क्लियर है ना। इधर वोवेल कितने हैं, 4, कॉन्सोनेंट कितने हैं, आपने 4 कॉन्सोनेंट पहले बिठा दिए, तो 4 कॉन्सोनेंट को 4 जगहों बिठाने के तरीके 4 फैक्टोरियल। जगह कितनी बची, 1 2 3 4 5, उन 5 जगहों पे 4 वोवेल को अरेंज करते रहिए, तो 5P4 सिंपल। ये थोड़ा सा किसी को कंफ्यूजन हो सकता है कि सर ये वाली जगह क्यों काउंट कर रहे हो, एंड वाली और आगे वाली। उसका रीजन क्लियर है सर, आपको कोई 4 ही जगह भरनी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 5 जगह भर जाएंगी, भरनी 4 ही है, कोई आप कोई सी भी 4 भर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे UTI है, मैंने ये भर दिया, IQ, ये वाली जगह खाली छोड़ दी, मैंने यस भर दिया, इसके बाद बचे हुए दोनों भर दिए सर, OT और UE, UN और E। इन 5 में से कोई 4 ही जगह भरेंगे, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि पांचों भर जाएंगी, 4 ही भरेंगे। ये वाला स्पेस खाली है, इस बीच वाले में से मिला दीजिए। क्या ववेल कभी साथ आ पाए, यार ववेल कभी साथ नहीं होने पाएंगे, बट कॉन्सोनेंट आपके साथ हो सकते हैं। देखिए Q और S साथ में आ गया, ये रीजन है सर हम क्यों आगे और पीछे वाली जगह को भी यहाँ पे इंक्लूड करता है। आपके कॉन्सोनेंट साथ हो सकते हैं बट ववेल साथ कभी नहीं होने के। आई होप बात समझ आई होगी आपको। एक बार फिर रिपीट कर दूं, सवाल इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपरों में पूछा जा रहा है। क्वेश्चन था कि एक वर्ड है क्वेश्चन, उसके लेटर्स को आपको अरेंज करना है। तो प्रोबेबिलिटी लिखते वक्त आपको टोटल देखना होता है, टोटल कर ही क्या रहा हम लोग। तो 8 लेटर्स को 8 जगहों पर अरेंज करना है, टोटल वेज आर 8 फैक्टोरियल। उसमें से अब उनकी शर्त यह है कि कोई दो ववेल साथ नहीं आने चाहिए, तो पहले कॉन्सोनेंट बिठा देने होते हैं, अपोजिट केसेस को बिठाना होता है। तो मैंने कॉन्सोनेंट QSTN, 4 कॉन्सोनेंट है, चारों को बिठा दिया। 4 कॉन्सोनेंट को 4 जगहों बिठाने के तरीके 4 फैक्टोरियल। अब आपको जगह टोटल काउंट कर लेनी है, 1 2 3 4 5, उन 5 जगहों पे 4 ववेल को अरेंज कर दीजिए, तो 5P4 फेवरेबल ओवर टोटल विल गिव यू द प्रोबेबिलिटी सिंपल। कर लोगे? चलो सर कर लोगे तो देखो एक सवाल करके दे मुझे। 7 white balls and 3 black balls are randomly placed in a row. What is the probability कि कोई दो black ball साथ में नहीं आनी चाहिए? No two black balls are placed adjacently. बोलो। Almost similar to previous question. I hope अगर पुराना समझ गया तो अभी बना सकते हैं सर। इधर प्रोबेबिलिटी चाहिए आपको, टोटल बॉलें कितनी है, 7 व्हाइट एंड 3 ब्लैक है सर, लिख लेता। जैसे 7 व्हाइट बॉल्स एंड 3 ब्लैक बॉल्स। नो टू ब्लैक बॉल साथ में नहीं आनी चाहिए। तो व्हाट इज द टोटल वेज, आप कर ही क्या रहे हो सर, टोटल बॉलें कितनी है, 10 बॉलों को अरेंज ही तो कर रहे हो आप। सो फर्स्ट वर्क ऑन टोटल, व्हाट आर यू डूइंग, सो वी आर अरेंजिंग बेसिकली 10 बॉल्स, तो 10 बॉलों का 10 जगहों पे, सिंपल सर। ओके, आपको कौन सी दो बॉलें साथ में नहीं चाहिए, ब्लैक वाली, तो जिसको साथ में नहीं चाहिए उसके अलावा केसेस को पहले बिठा लिया करिए सर। तो 7 व्हाइट बॉल्स हैं, तो मैं 7 व्हाइट बॉल्स बिठा देता हूँ, W3 W4 W5 W6 एंड W7। इनके बीच की जगह जो है उनको काउंट कर लीजिए सर। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जगह हो गई। उन 8 जगहों पे ये 3 व्हाइट बॉल अरेंज करते रहिए, 8P3, और 7 व्हाइट बॉल्स को 7 जगहों पे अरेंज करने के तरीके क्या होंगे, 7 फैक्टोरियल। तो फेवरेबल ओवर टोटल विल गिव यू द प्रोबेबिलिटी सिंपल। और थोड़ा बहुत PNC भी यूज में रहता है, ये बात तो माननी पड़ेगी सर। कंफर्म करिएगा इसका। 8 फैक्टोरियल, 8 में 3 गए, सो दिस इज 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाई दिस इज 10 फैक्टोरियल। इसको अगर सॉल्व करें तो 10 इंटू में 9,
और ये करोगे तो ये बनेगा सर 7 इंटू में 6, ये हो गया 42/90, या यू कैन से दिस 21 या 6 से काट दें सीधे सीधे, 6 से और 15, so I will say 7/15 is the right answer. Your A is the right choice. क्लियर विद द, आई थिंक 2 सवालों के बाद ये मुद्दा क्लियर हो गया होगा कि क्वेश्चन है 4 ववेल है 4 कॉन्सोनेंट है, जो आपको साथ में नहीं चाहिए उसके अपोजिट केसेस को पहले बिठा दिया मैंने, पहले कॉन्सोनेंट को अरेंज कर दिया, 4 कॉन्सोनेंट को अरेंज करने के बीच की जगह देखें उसमें से बच्चे कुछ को अरेंज कर दें। सर सेम ईयर आपको 2 व्हाइट बॉल सॉरी ब्लैक बॉल साथ में नहीं चाहिए तो पहले व्हाइट अरेंज कर देते हैं, 7 व्हाइट को अरेंज करने के 7 फैक्टोरियल, जगह कितनी 8, 8 में से 3 लोगों को अरेंज कर दे रही है 8p3, फेवरेबल ओवर टोटल विल गिव यू द सिंपली प्रोबेबिलिटी। क्लियर विद द, ओके सर बढ़े आगे, नेक्स्ट करते चलते हैं सर सिंपलेस्ट प्रोबेबिलिटी के बेसिक्स पे सवाल। 3 पासों को फेंका जाता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी की गेटिंग अ सम व्हिच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। वैसे मेरा सवाल कि अगर आपने 3 पासों को लुढ़काया है तो व्हाट आर द टोटल आउटकम्स। अगर आप 3 पासों को फेंकते हैं तो पहले तो सर सबसे पहला काम जो करना होता है वो टोटल पे करना होता है। फॉर्मूला दिया मैंने, डाइस के केस में क्या चलता है, तो 6 का क्यूब, सो हाउ मेनी टोटल आउटकम्स आर देयर, सिंपली आई विल से 216। उस 216 आउटकम्स में से आपको जो नंबर्स आ रहे हैं 3 डाइस पे उनका जो सम होना चाहिए वो एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो अगर मैं 3 डाइस को फेंक रहा हूं तो मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द मिनिमम सम है, 3 डाइस को फेंका तो मिनिमम सम कितना आ सकता है, तो भाई मिनिमम क्या आ सकता है पासे पे 1 1 1, तो आई विल से 1 1 1, तो बोले तो 3, और मैं पूछूं व्हाट इज द मैक्सिमम सम, तो मैक्स टू मैक्स कितना आ सकता है 6, तो 6 + 6 + 6, तो आई विल से मैक्स टू मैक्स सम यू विल गेट दैट इज 18। 3 पासों को लुढ़काने पर उन पर आने वाला मिनिमम सम 3 और मैक्सिमम सम 18 है। वो कह रहे हैं कि उनको कौन सा वाला सम चाहिए, विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो आप सोचिए जरा 3 से 18 के बीच में कितने परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। से एक तो 4 होता है सर, 4 के बाद अगला 9 होता है और अगला इसके आगे फिर खत्म। तो उनका सवाल सिंपल है, प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो टोटल क्या कर रहे हैं 3 पासों को लुढ़काया, तो आई विल से फर्स्ट वर्क ऑन सैंपल स्पेस, 216 आउटकम्स आर देयर। उस 216 में से सम 4, 9 और 16 वाले कितने आउटकम्स बन सकते हैं वो आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा सर। तो थिंक 1 by 1। 3 पासों को लुढ़काने पर उन पर सम 4 कब कब आ सकता है, इसके केसेस आप सोच सकते हैं आराम से। ये सम लिखा हुआ है सर, 3 पासों को लुढ़काने पर सम 4 कब कब आ सकता है, सोचें जरा आराम से। तो सम 4 चाहिए, तो सर मुझे तो यही दिख रहा है सर, 2 1 to 1 ही करा दीजिए सर, 1 to 1। अब इनको आगे पीछे अरेंज भी कर सकते हैं, तो उसके केसेस में अलग लिख देता हूं सर। 1 to 1 को आगे पीछे अरेंज करिए, 3 लोगों का 3 जगहों पर अरेंजमेंट, 2 एक जैसे, इसके कितने केसेस बनेंगे सर, तो 3 केसेस इसके बन गए सर। बोलो सम 4, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं बनने का, 1 to 1 के अलावा। 1 3 करोगे तो वहीं 4 हो जाएगा, 0 ले नहीं सकते। 3 पासों को लुढ़काने पर सम 4 आने के 3 ही केसेस बनेंगे सर, 1 to 1, 1 1 2, 2 1 1। एग्री ना। ऐसे सर आप आगे बढ़े 9 पे, 3 पासों को लुढ़काने पर उस पर सम 9 कब कब आ सकता है, सम 9 का थोड़ा सा सोचे यहाँ पे। तो 9 के लिए हाईएस्ट से शुरू करते हैं, लाइक मैंने 6 ले लिया सर, 6, तो 6 पे 2 8, 8 और 1 9, एक तो ये बना सकता है सर, है ना। अब इनको आपस में अरेंज कर लेते हैं, 3 लोगों का 3 जगहों पर अरेंजमेंट, तो इसके कितने केसेस बन जाएंगे, आगे पीछे कर करके 6 केसेस बना सकते हैं, 6 to 1, 6 1 2, 1 2 6 वगैरह वगैरह, इसके बना लिए सर। और नीचे उतरते हैं सर, 6 3 करना चाहोगे क्या, 6 3 9 तो 0 होता नहीं है, खत्म सर। और नीचे उतरते हैं, 5 पे चलते हैं सर, 5 करा तो 5 पे कितना हो सकता है, 5 2 7, 7 2 9, एक तो 5 2 2 बना सकता है, और 5 2 2 के कितने केसेस बनेंगे सर, 2 सिमिलर वाले था, 3 केसेस। 5 2 2 के अलावा और नीचे जाएं तो 5 3 8 1 9, एक 5 3 1 बना सकता है, इसके कितने बनेंगे सर, 6 केसेस, फैक्टोरियल 3, अरेंज भी तो करना है आगे पीछे। 5 3 1 के अलावा 5 4 बनाएगा नहीं सर, और नीचे उतरते हैं, 4 पे आ जाते हैं, 4 3 7 2 9, तो ये बना देगा सर 6 केसेस। 4 3 2, 4 3 7 2 9, है ना, 3 लोग को 3 जगहों पर अरेंजमेंट, फैक्टोरियल 3, उसका आंसर कितना होता है 6। और बढ़े सर, 4 के अलावा 4 4 8 है और 1 9, एक सर ये भी तो बन सकता है 4 4 1, इसके कितने बनेंगे 3, फैक्टोरियल 3 बाय फैक्टोरियल 2, वैसे 3 केसेस आर देयर, 4 4 1। इसके अलावा और सोचें सर, 4 5 का केस खत्म हो गया, एक लास्ट आपका 3 3 3 और छूट रहा है सर,
333 का दे सिंगल केस। ये जोड़ लीजिए सर, आई होप क्लियर है अभी यहाँ से। तो 6 6 6 और ये 6 चौको 24 और 1, तो इधर से कितने बन गए सर? आई विल से 25 केसेस फ्रॉम दिस साइड, 25 केसेस। इधर से कितने बने सर? तो आई विल से 3 केसेस हियर, 3 केस यहाँ से, 25 केस यहाँ से। अभी 16 पे चलते हैं सर। 16 के केसेस जरा सोचिए यहाँ पे। 16 कब कब बन सकता है? हाईएस्ट से शुरू करते हैं सर। 6 6 12 4 16, 6 5 11, 11 और 5 16, खत्म। फैक्टोरियल 3 बाय फैक्टोरियल 2, 3 केसेस, फैक्टोरियल 3 बाय 3 केसेस। So how many cases from here? I will say 6 cases. So what are the total cases sir? 3 6 3 9 और 25 और 9, तो टोटल मेरे काम के जो आ गए सर 216 में से काम के कितने हैं? तो प्रोबेबिलिटी तो सिंपल है सर, वो कह रहा है फेवरेबल ओवर टोटल दे दो। अब लड़ाई चल रही फेवरेबल की, वो आप अलग से साइड में सॉल्व करे जा रहे कि सम 4 आने के कितने केसेस हैं सर? 3 केसेस। सब 9 के कितने केसेस हैं? 25 केसेस। 16 के कितने केसेस हैं सर? 6 केसेस। तो अब 216 के भीड़ में से काम के कितने हैं सर? 3 6 प्लस 25 था वैसे। सो राइट आंसर इज, कौन सा हो जाएगा सर? ये 2 से कैंसिल हो सकता है। सो राइट आंसर आप ए ऑप्शन में बोल सकते हैं। दिस इज 17 बाई दिस इज 108, है ना? वैसे ए इज द राइट चॉइस। कोई दिक्कत? तो सर किसी भी डाइस को फेंकने पर आप इस तरीके से केसेस को पकड़ सकते हैं कि कब कौन सा केस बन रहा है। ऐसे एक सवाल मैं और दे देता हूं, आप कर सकते हैं, देखें। अगेन अ सिमिलर टाइप प्रॉब्लम आप बना सकते हैं खुद से। 3 पासों को फेंका जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल ग्रेटर देन और इक्वल टू 15। 3 पासों को फेंकने पर उन पर आने वाले नंबरों का सम या तो 15 या 15 से अधिक होना चाहिए। तो फिर से मैं रिकॉल कर दूं कि 3 पासों को फेंकने पे मिनिमम सम कितना आता है? 3। मैक्सिमम कितना आता है सर? 18। तो 3 से 18 के बीच में उनको सम चाहिए 15 या 15 से बड़ा। तो किस सम की डिमांड कर रहे हैं सर? 15 या 15 से बड़ा। तो 15 16 17 और 18, इन सम की डिमांड कर रहे हैं वो। इनके फेवरेबल केस पकड़ लीजिए। और पासे को कितनी बार फेंका गया है? तो शुरुआत में ही प्रोबेबिलिटी तो बड़ी सिंपल है सर। आई विल से कि अगर आपने 3 डाइस को फेंका है तो व्हाट आर द टोटल आउटकम्स? 216। उस 216 की भीड़ में से ये सम देने वाले कितने आउटकम्स हैं वो बता दीजिए। तो आई विल से फेवरेबल ओवर टोटल विल गिव यू द प्रोबेबिलिटी सिंपल। नाउ डिसाइड वन बाय वन कि सर ये कब कब मिलेगा। तो 18 का तो सर एक ही केस होगा 666, इसके अलावा और कभी बन ही नहीं सकता। देयर इज अ सिंगल केस फॉर 18। और अभी आई थिंक अब मैंने 16 का भी बनाया भी था। 16 के कितने केसेस बनते हैं? तो 16 के तो सर मैंने भी बनाए थे, 6 केसेस आर देयर। अब बचा 15 और बचा 17 सर। इनके लिए थोड़ा सा सोच लीजिए तो फेवरेबल बाई टोटल करके प्रोबेबिलिटी डिसाइड कर सकता है। क्लियर विदा? स्टार्ट करो सर, आंसर दो मुझे जल्दी। 15 चाहिए सर। तो 15 के लिए एक तो हाईएस्ट से शुरू करें तो 6 से। 6 5 11, 11 4 15। एक तो ये बन सकता है सर। इसके 6 केसेस, फैक्टोरियल 3, 3 अलग अलग नंबर हैं आपके। 6 5 4। इसके अलावा और आगे बढ़े तो 6 4 10, 5 15 वो हो चुका है। 6 3 9, 6 15। एक ये बन सकता है सर 6 6 12, 12 3 15। इसके 3 केसेस बन जाएंगे, 6 6 12। और नीचे उतरते जाए 6 4 10, 6 2 8। हो गए सर। एक 555 भी तो बना सकता है इधर। 555 बोले तो 1, 6 3 9 और 1। इधर कितने काम के आ गए? तो 10 आउटकम्स आर देयर। बोलो, इस वाले में 6 प्लस 3 प्लस 1, 6 3 9 और 1 10। तो आई विल से देयर आर 10 आउटकम्स। 6 आउटकम्स यहां से बन गए। और इस वाले में चलें सर 17 वाले में, तो फिर से लिखें 6 6 12 5 17। इसके 3 केसेस, 6 5 11, 11 6 17। वो तो हो गया। और नीचे उतरे 6 4 10, 10 7 17। हो नहीं सकता है। आई थिंक इसके तो 3 ही है ना, कंफर्म करो। ओनली 3 पॉसिबिलिटी आर देयर। 6 6 12, 6 5 11, 11 4 15। यही बनेगा सर। इसका तो 3 ही है सर। टोटल जोड़ लें सर, 10 6 16, 3 19 और 1। इस बार काम के कितने मिले? 20 फेवरेबल बाई टोटल। सो आई विल से यू कैन डिसाइड। 5 से कैंसिल कर सकते हैं, 4 से 5 बार और 4 से 54। सो राइट आंसर इज प्रोबेबिलिटी का, दिस इज 5/54। इनफ है? ओके सर।
तो ये सब सवाल चले जा रहे हैं, शुरुआत से ही मैंने आपको एक बार रिकॉल कर दूं कि प्रोबेबिलिटी की कहानी कुछ यूं है कि बस मुझे कोई भी इवेंट आप करते हो तो उसमें फेवरेबल कितने, मेरे फेवर में कितने, उनकी क्वांटिटी बता दीजिए एनी, और डिवाइड बाई टोटल आउटकम्स कितने उनको बता दीजिए सैंपल स्पेस में एनएस, एनी अपान एनएस का रेशियो ही आपको प्रोबेबिलिटी पे पहुंचाया जा रहा है। और इसी से मैं सवाल शुरू करे जा रहा हूँ। लाइक आपने 2 डाइस को फेंका तो टोटल पे पहले काम करना होता है 36 आउटकम्स, सम कितना चाहिए था 7। अभी ये मुद्दा छोटा था तो सम 7 के आपको केसेस सोचने पड़ेंगे कि 6 फेवरेबल हैं, टोटल कितने हैं, तो डिसाइड योर प्रोबेबिलिटी आंसर। ओके सर, आपने 5 सिक्कों को उछाला और उस पर एटमोस्ट 4 टेल बोल दिया। एटमोस्ट 4 टेल का मतलब होता है आप 0 1 2 3 4 ये वाले काउंट कर रहे हो। इतने सारे केसेस में सोचने से बेहतर है आप अपोजिट केसेस को सोचने से, लाइक 5 टेल वाला। और अगर 5 टेल का देखें तो देयर इज अ सिंगल केस कि ऑल सारे कॉइन पे कितना आ जाए टी 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 टाइप। तो अब ऐसे की प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटमोस्ट 4 टेल इज डिफिकल्ट टू फाइंड इन कंपैरिजन टू टोटल प्रोबेबिलिटी माइनस अपोजिट केसेस हटा देते हैं। अपोजिट केसेस बोले तो एग्जैक्टली 5 टेल, वैसे 1 माइनस 5 टेल का कितना केस है 1, टोटल कितने होते हैं 32। वैसे दिस आंसर इज सिंपली। और ये सोचे नहीं है सर, अगर आपको सवाल में लग रहा है कि आपके केसेस बढ़ते जा रहे हैं आपको अपोजिट केसेस पे दिमाग लगाना होता है। क्लियर विद द वही सवाल यहाँ पे, लाइक ये डेट वाला आ गया, एक ये कॉमन टाइप की लैंग्वेज मिल गई, नो टू वोवेल कम टुगेदर, तो ये डील कर सकते हैं आप, है ना। एग्जांपल से दिखाया भी मैंने कि टोटल बॉलें थी 10 बॉलों को अरेंज करने के 10 फैक्टोरियल, उसमें से आपको कोई 2 ब्लैक वाली बॉलें साथ में नहीं चाहिए तो पहले व्हाइट अरेंज कर देने का, तो व्हाइट अरेंज होगी सर, बची हुई जगहों पे उनको अरेंज कर दीजिए। फेवरेबल ओवर टोटल विल गिव यू द आंसर सिंपली प्रोबेबिलिटी का। फिर हम डाइस पे आ गए कि डाइस पे सम मुझे चाहिए जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो, तो मिनिमम सम डाइस को फेंकने पे, 3 डाइस को फेंकने पे मिनिमम सम कितना आ सकता है 3, मैक्सिमम 6 6 6 18, 3 से 18 के बीच में परफेक्ट स्क्वायर 3 होते हैं सर, 4 9 16, तो 4 के इंडिविजुअल केसेस सोचे, 9 के इंडिविजुअल केसेस सोचे तो 25 निकले, 16 के इंडिविजुअल केसेस सोचे तो 6 निकले। जस्ट ऐड ऑल ऑफ देम, टोटल कितने थे 216, काम के कितने निकले, फेवरेबल ओवर टोटल, सिंपल प्रोबेबिलिटी आई विल से 17/108। इसी को एक बार और कंफर्म कर लिया कि 3 डाइस को फेंका जाता है, जो सम चाहिए मुझे वो 15 से बड़ा चाहिए, तो 15 16 17 18 के फेवरेबल केसेस पकड़ने में जुट गए हम। और आंसर बड़ा सिंपल है सर, प्रोबेबिलिटी बोले तो टोटल 216, काम के कितने हैं 20, फेवरेबल ओवर टोटल विल गिव यू द सिंपली प्रोबेबिलिटी। क्लियर विद द, देखिए एक और सवाल कंफर्म करें मुझे, फिर बढ़ते हैं आगे सर। एक और सवाल कंफर्म कर दीजिए। 2 cards are chosen at random from a deck of 52 playing cards. What is the probability that both of them having the same value? कि दोनों की दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए सर। तो 52 कार्ड के पत्तों में से कोई 2 पत्ते निकाले जाते हैं सर, तो प्रोबेबिलिटी बड़ी सिंपल है। प्रोबेबिलिटी कहती है आप कर ही क्या रहे हो बेसिकली। अब 52 कार्ड के पत्तों में से कोई 2 पत्ते चूज कर रहे हो सर, तो आई विल से फर्स्ट वर्क ऑन सैंपल स्पेस, 52C2 इज द टोटल बेस। भाई 52 में से तो कोई 2 पत्ते चूज करना है, अभी मेरे पास कोई शर्त नहीं है, सिंपली आई विल से वर्क ऑन सैंपल। ओके सर, अब इस बात की प्रायिकता बताइए कि दोनों के दोनों वैल्यू सेम रखते हो सर। अब ये मुद्दा थोड़ा सा समझिए सर कि दोनों वैल्यू सेम रखते हो। तो अब मैं थोड़ा 52 कार्ड्स की कहानी अगर आपको रिकॉल करूं तो देयर आर 4 सूट्स, 4 सूट्स होते थे सर, और सबकी अपनी अपनी कहानी थी। एक हार्ट था, एक डायमंड था, एक क्लब था, और एक क्या था स्पेड था। और सब में कितने कितने पत्ते होते हैं सर, सब में अपने अपने 13 पत्ते होते हैं, ऑल हैविंग 13। सो हाउ मेनी टोटल कार्ड्स आर देयर, 4 सूट्स में टोटल कार्ड्स कितने होते हैं। थोड़ा सा मैं रिकॉल कर दूं, बातें कनेक्ट हो जाएंगी आपकी। आपने बोला 2 पत्ते एट रैंडम निकाले जाते हैं, तो सैंपल तो तैयार है सर, आपने 52 में से ही कोई 2 पत्ते निकाले होंगे, दिस इज योर सैंपल स्पेस। अब उन दोनों पत्तों में से कह रहा कि दोनों की सेम वैल्यू होनी चाहिए। जैसे ये 13 पत्ते होते हैं तो इसमें कैसा होता है 2 3, अगर बात करें 2 3 4 से करते करते 10 तक, फिर इक्का, क्वीन, किंग टाइप, है ना। 13 पत्तों का कलेक्शन क्लियर होगा आपको। कह रहा कि जो पत्ते निकले वो सेम वैल्यू हो, लाइक आपने इधर दुक्की निकाल दी तो दुक्की तो इधर भी बैठी होती है, इधर भी बैठी होती है, दुक्की इधर भी बैठी होती है, तो 2 पत्ते सेम वैल्यू के होने चाहिए। मतलब दुक्की इधर से उठाई तो दुक्की ही लेनी है दूसरी वाली में, तो वो इधर हो सकती है, इधर हो सकती है, इधर हो सकती है। तो अब पहला लड़ाई तो ये शुरू हो गया कि सर 4 में से 4 जगह पे दुक्की बैठी, मैं कौन सी 2 सेम उठाऊं, ये वाली दोनों, मैं ये वाली दोनों, या ये वाली दोनों। तो मैं कहता हूं आउट ऑफ 4 सूट्स पहले
कोई 2 सूट ही सेलेक्ट कर लेता, आउट ऑफ दीज 4 सूट्स आई विल सेलेक्ट एनी 2 सूट एट ए टाइम। मैंने 2 सूट ही सेलेक्ट कर लिया, ठीक है सर, सूट सेलेक्ट हो गए। अब उन 2 सूट में से हर एक सूट में कितने पत्ते बैठे हैं, तो मान लो ये दोनों चूज कर, अब लड़ाई खत्म है, मेरा कंफ्यूजन क्लियर हो गया, मैंने वो काम कर लिया 4C2 करके। अब मान लो ये 2 सूट आ गया सर, तो इसमें से एक सूट में कितने पत्ते बैठे हैं, तो 13 में से कोई एक उठा लीजिए भाई। 13 तरीके से उठा सकता हूं मैं, दुक्की उठा लूं, तिक्की उठा लूं, चौकी उठा लूं, या इक्का उठा लूं, किंग उठा लूं। आपने 13 में से कोई भी एक पत्ता चूज कर लिया। अब जो चूज कर लिया, मान लो दुक्की चूज कर ली, तो अब तुम्हारे पास दूसरे में एक ही तरीका बचा कि उधर दुक्की ही चूज करनी है, तभी तो सेम वैल्यू बोलेंगे। वैसे उसका एक ही तरीका 1C1, एक ही तरीके से दूसरा चूज हो सकता है। सो सिंपली दिस इज योर फेवरेबल ओवर टोटल विल गिव यू द प्रोबेबिलिटी हियर। थोड़ा बहुत पीएनसी भी यूज में रहता है सर, ये बात तो है इधर। सो 4C2 की वैल्यू 6, ये बना 13, और इसको सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा 26 इंटू में 51, 13 से 2 बार, 2 से 3 बार, 3 से 17 बार। सो राइट आंसर इज 1/17। सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट पार्ट। आई होप ये बात समझ आई होगी। ठीक है सर, इनफ है प्रोबेबिलिटी पे इतना। अगली 2 हेडिंग बना लीजिए सर, ऑड्स इन फेवर एंड ऑड्स इन अगेंस्ट। इसकी लैंग्वेज दोहरा देता हूं। ठीक है सर, ऑड्स इन फेवर, ऑड्स इन अगेंस्ट, ये क्या होता है? ये टर्म बीच बीच में मिलते रहते हैं, थोड़ा सा कंफर्म कर लेते हैं हम लोग। लाइक प्रोबेबिलिटी को कैसे डिफाइन करा आपने? कोई भी प्रोबेबिलिटी आप लिखते हो तो कैसे लिखते हो? प्रोबेबिलिटी को बोला गया कि कितने फेवरेबल आउटकम्स हैं और टोटल आउटकम्स क्या होता है, इन्हीं का रेशियो ही प्रायिकता होता है कि भैया आपके काम के कितने फेवरेबल में कितने हैं और टोटल कितने होते हैं। रेशियो इज सिंपली क्या? अब यहां से सर 2 टर्म बनाने वाला हूं मैं, एक बोलेगा ऑड्स इन फेवर, एक बोलेगा ऑड्स इन। व्हाट डू यू मीन बाय ऑड्स इन फेवर सर? ऑड्स इन फेवर क्या होता है? ऑड्स इन फेवर कहता है सर, इसकी डेफिनेशन जो रट सकता है कि ऑड्स इन फेवर कहता है सर, ऊपर जो होता है, ये यहां पे बोल देता हूं, अगर आपको ऑड्स इन फेवर चाहिए तो दिस सिंपली सेज फेवरेबल ओवर नॉन फेवरेबल, और अगर ऑड्स इन अगेंस्ट चाहिए तो ये अपोजिट होता है सर, ये बोलता है पहले नॉन फेवरेबल दे दो एंड डिवाइड बाई फेवरेबल दे दो। पहले तो टर्म समझ लीजिए, ऑड्स इन फेवर तो दिमाग में होना चाहिए फेवरेबल ओवर नॉन फेवरेबल, एंड ऑड्स इन अगेंस्ट क्या होता है सर? नॉन फेवरेबल ओवर फेवरेबल होता है। ओके सर, तो अगर प्रोबेबिलिटी आपको दी है तो m/n मान लीजिए प्रोबेबिलिटी गिवन है, तो फॉर अ गिवन प्रोबेबिलिटी हाउ टू डिसाइड ऑड्स इन फेवर ऑड्स इन अगेंस्ट, ये मुद्दा भी क्लियर होना चाहिए। तो अगर आपको प्रोबेबिलिटी दे रखी है तो m/n, तो m का मतलब क्या होता है सर? ये फेवरेबल दे रखा है, और n का मतलब क्या होता है? टोटल। तो अगर कोई प्रोबेबिलिटी दे दे और वापस ये मांग ले कि यार ये वाले टर्म्स मुझे बता दो, तो प्रोबेबिलिटी में ऊपर क्या बैठा होता है? फेवरेबल, और नीचे क्या बैठा होता है? टोटल। तुम्हें ऑड्स इन फेवर लिखना है तो तुम्हें क्या चाहिए होता है? फेवरेबल ओवर नॉन फेवरेबल। फेवरेबल कितना है? m, और नॉन फेवरेबल चाहिए तो टोटल में से फेवरेबल हटा दो, n-m, तो दैट इज योर m/n-m। एग्री? ऑड्स इन अगेंस्ट चाहिए तो वो कहता है नॉन फेवरेबल और फेवरेबल, तो नॉन फेवरेबल कैसे मिलेगा? टोटल माइनस फेवरेबल, तो n-m डिवाइड बाय फेवरेबल। फेवरेबल कितने दे रखे हैं? m। तो दोनों टर्म क्लियर हो गए। दोनों बातें आनी चाहिए सर। फॉर अ गिवन प्रोबेबिलिटी आप दोनों टर्म लिख सकते हैं, और ये टर्म पता हो तो वापस प्रोबेबिलिटी भी लिखना पड़ सकता है, तो वो भी तो लिख सकता है। एग्री ना? पकड़ो सर, एक सवाल के थ्रू देखो, इस बात को क्लियर करता है। एक क्वेश्चन देखिए और कवर करिए। अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। अ गैम्बलर बेट्स दैट इट इज आइदर अ स्पेड और एन एस। ऑड्स अगेंस्ट हिज विनिंग। तो पहले तो प्रोबेबिलिटी पे जाता है, पहले आप प्रोबेबिलिटी पे फोकस करिए। फॉर ऑड्स इन अगेंस्ट भी आज क्लियर कर लिया मैंने। हाउ टू राइट प्रोबेबिलिटी हियर? सिंपल, प्रोबेबिलिटी पे चलें सर। एक कार्ड एट रैंडम मैंने निकाला, इस बात की प्रायिकता बताइए कि या तो ये स्पेड होना चाहिए या फिर ये इक्का होना चाहिए। ऐसी लैंग्वेज के लिए आप स्पेड को सेट ए मान लीजिए, लेट दिस इज योर सेट ए, और एस को मैंने कुछ सेट बी मान लिया। तो आपसे पूछा जा रहा है एन ए यूनियन बी। ऐसी प्रॉब्लम जब भी मिले और वाली, तो जनरली हम सेट के थ्रू आसानी से समझ पाते हैं। स्पेड को सेट ए और एस को सेट बी मान लिया, तो ए और बोले तो यूनियन। ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता था? ये होता था सर, पहले एन ए बता दो, फिर एन बी बता दो, फिर कॉमन वाला पार्ट निकाल दीजिए इसमें से, ए इंटरसेक्शन बी। तो एन ए चाहिए आपको, एक स्पेड। तो हाउ मेनी स्पेड्स आर देयर? स्पेड के कितने पत्ते होते हैं?
अरे 4 सूट्स होते हैं ना, पीछे भी जो लिखा था 4 सूट होते हैं सर। हार्ट, डायमंड, क्लब, स्पेड। तो स्पेड के कितने पत्ते होते हैं टोटल? वैसे 13 आता है, वैसे 13/52। हाउ मेनी इक्कास आर देयर? इक्के कितने होते हैं सर? 4, था वैसे 4/52। लेकिन जब ऐसा करोगे तो कुछ कॉमन पार्ट भी आ गया। क्या पता इक्का स्पेड वाला भी तो तुम ले चुके हो, तो वो 2 बार नहीं हो गया? एक बार 13 स्पेड के पत्तों में से एक बार इक्का आ चुका है, और एक बार तुम इक्का इधर ले रहे हो, तो क्या पता ये चीज 2 बार नहीं आ गई कि इक्का इधर भी स्पेड का बैठा है, इधर भी बैठा है, तो कॉमन पार्ट निकाल देना होता है। तो से 1/52 निकाल दिया सर। तो 13 4 17, 17 में से एक गए, तो 16/52। दिस इज योर रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी। ऐसे सवालों को यहीं से बेहतर मैं तो समझता हूँ करना होता है। अगर आपने एक को सेट ए मान लिया, एक को सेट बी मान लिया, तो सेट ए और सेट बी यूनियन का सवाल था, Na + Nb माइनस, 16/52। तो पहले तो प्रोबेबिलिटी डिसाइड हो गई सर, जैसे 16/52। तो ये तो पुराना प्रोबेबिलिटी पे ही था। इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, 4 से 4 बार, 4 से 13 बार, तो दिस इज 4/13। एग्री ना? आई थिंक प्रोबेबिलिटी से तो कोई दिक्कत नहीं होगी, प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी मान के कवर कर लिया। ठीक है सर। अब आगे का सवाल आगे बढ़ाएं। अब आपसे मांगा क्या जा रहा है? कह रहा है ऑड्स अगेंस्ट हिज विनिंग बता दीजिए। तो अब आई थिंक ये की थ्योरी भी क्लियर है। कोई प्रोबेबिलिटी बता दे तो आपसे ऑड्स इन फेवर, ऑड्स इन अगेंस्ट मांग ले, तो आई होप अब आप लिख पाते हैं। तो वही बात चल रही है सर। योर प्रोबेबिलिटी इज गिवन एंड दे आर इंटरेस्टेड इन ऑड्स इन अगेंस्ट, ऑड्स इन अगेंस्ट। तो ऑड्स इन अगेंस्ट क्या होता है सर? ऑड्स इन अगेंस्ट कहता है नॉन फेवरेबल ओवर में फेवरेबल बता दो सर। नॉन फेवरेबल और फेवरेबल टर्म से तो परिचित हो गए अब आप। तो ये क्या होता है सर? ये जो 4 लिखा है ये क्या होता है? ये होता है सर फेवरेबल, और ये जो लिखा होता है प्रोबेबिलिटी में वो क्या होता है? टोटल। तो फेवरेबल और टोटल इज गिवन, तो आई थिंक नॉन फेवरेबल क्या हो जाएगा? टोटल माइनस फेवरेबल, 13 - 4 अपान में फेवरेबल कितना होता है? 4। आई विल से 9/4। सो दिस इज योर ऑड्स इन अगेंस्ट। आई विल से ए इज द राइट चॉइस फॉर अ गिवन प्रोबेबिलिटी। और क्लियर विद द ऑड्स इन अगेंस्ट टर्म। कर सकते हैं? वन मोर क्वेश्चन बना के दें मुझे, उल्टी बातें भी करवा सकता है सर आपसे। 3 कैंडिडेट एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तीनों के करेक्ट आंसर देने के ऑड्स इन फेवर आपको दे रखे हैं। एक ऑड्स इन फेवर फर्स्ट वाले की बात करें तो 5:2 है, सेकंड की बात करें तो 4:3 है, थर्ड की बात करें तो 3:4 है। तीनों के ऑड्स इन फेवर दिए गए हैं, तो ऑड्स इन फेवर को देखकर आप रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी डिसाइड कर सकते हैं। ए के द्वारा सॉल्व करना, बी के द्वारा सॉल्व करने की प्रायिकता, और सी के द्वारा सॉल्व करने की प्रायिकता। तो अगर इसका ऑड्स इन फेवर ये दे रखा है, तो फेवर ओवर नॉन फेवरेबल दे रखा है, तो प्रोबेबिलिटी क्या मांगती है? फेवरेबल ओवर टोटल। सो 5/7 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कैंडिडेट ए टू करेक्ट आंसर। दूसरे वाले पे चलें तो अब 4/7 हो जाएगा। अब आप फास्ट पकड़ पा रहे हैं, दिस इज 3/7 हो जाएगा। तो आपको ऑड्स इन फेवर पता है, तो आप तीनों कैंडिडेट की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी डिसाइड कर सकते हैं। एग्री ना? अब जब प्रोबेबिलिटी आ गई तो फिर आपको आगे यूज करवा लेगा। वो कह रहा है कि 3 बंदे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उनके सॉल्व होने की प्रायिकता आपको आगे करेक्ट आंसर देने की प्रोबेबिलिटी क्या है? ए बी सी की मिल चुकी है। 3 कैंडिडेट हैं, प्रोबेबिलिटी बताइए कि कम से कम 2 बंदे तो सही सॉल्व कर दें, कम से कम 2 बंदे सही सॉल्व कर दें। तो चलो समझिएगा सर इसको, कम से कम 2 मतलब 3 भी कर सकते हैं सर। कम से कम 2 मतलब ए ने कर दिया, बी ने कर दिया, सी नहीं कर पाया, या सर ए ने कर दिया, बी नहीं कर पाया, सी ने कर दिया, तब भी तो 2 ही कर रहे हैं। या आपका और केसेस आगे बढ़ सकते हैं सर। ए डैश ए नहीं कर पाया, बी ने कर दिया, सी ने कर दिया। और लास्ट केस या तो सर 3 के तीनों कर दें, ए बी सी तीनों ने कर दिया। दिस इज योर रेस्पेक्टिव आंसर। प्रोबेबिलिटी ऑफ एबीसी इज डिफाइंड एंड दे आर इंटरेस्टेड कि कम से कम 2 बंदे, एटलीस्ट 2 ऑफ देम सॉल्व द क्वेश्चन। कम से कम 2 सॉल्व कर दें, तो ए बी ने कर दिया, या ए सी ने कर दिया, या बी सी ने कर दिया, या तीनों कर दें एटलीस्ट, का मतलब ये होता है मैक्स टू मैक्स 3 भी कर सकता है। समझ गए? तो एक एक करके आंसर लिख दो सिंपली। प्रोबेबिलिटीज आपकी गिवन है, पीए की प्रोबेबिलिटीज आई विल से 5/7, बी की प्रोबेबिलिटीज आई विल से दिस इज 4/7। आप अपोजिट केस से भी कर सकते थे इसको। सी की प्रोबेबिलिटी 3/7 है, तो ना करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1 - 3/7, सो 4/7। ऐसे करके एक एक करके आप आंसर डिसाइड कर सकते हैं। बोलो जल्दी फास्ट। ए के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी, सो दिस इज 5/7, बी के ना करने की, सो दिस इज 3/7,
अच्छा सी के करने की, सो दिस इज 3/7, ए के ना करने की प्रोबेबिलिटी, सो दिस इज 2/7, बी के करने की प्रोबेबिलिटी, सो दिस इज 4/7, सी के करने की प्रोबेबिलिटी, सो दिस इज 3/7, लास्ट तीन के तीनों कर दें सर, सो दिस इज 5 4 3 एंड डिवाइड बाय दिस इज 7 777 विल गिव यू द आंसर। कोई कंफर्म करे फास्ट कितना बन रहा है? तो ये ऊपर 80, ये 3 तिरका 9 45, 4 दूनी 8 तिरका 24, 5 चौको 20 3 60, और 777 कितना होता है सर? इट्स 343। जोड़े ऊपर का कितना बन रहा है? 5 4 9 है ना, आई थिंक इट्स 209, 209 अपान में 343 इज राइट आंसर। बोलिए। कोई दिक्कत? खैर वो साइड का अलग आ गया, बस अभी मैं आपको ये जो टर्म दिखा रहा हूँ कि फॉर अ गिवन प्रोबेबिलिटी आपको ऑड्स इन अगेंस्ट और ऑड्स इन फेवर लिखना आना चाहिए। तो अगर आपकी प्रोबेबिलिटी गिवन है तो आप ऑड्स इन फेवर मांग लो, ऑड्स इन अगेंस्ट मांग लो, आप आसानी से लिख सकते हो। बस मैं वही दिखा रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी पता है तो ऑड्स इन अगेंस्ट मांग लीजिए, या अगर ऑड्स इन फेवर पता है तो वापस प्रोबेबिलिटी मांग लीजिए, प्रोबेबिलिटी मिली तो फिर आगे यूज करवा लिया उसने। अब ये जो एंड और करते जा रहे हैं इसको मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के बेसिस पर हम बोल सकते हैं। कुछ और सवाल मैं आपको प्रैक्टिस में दे दूं, जैसे छोटे लेवल पे देखें एंड और करके भी कुछ सवाल जैसे पढ़े हैं, सवाल कवर करें। ए और बी प्ले अ गेम 12 टाइम्स, ए विन 6 टाइम्स, ए जीतता है सर 6 बार, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ ए मिल गया मुझे कि वो 6 बार जीत रहा है, तो 6/12 बोले तो हाफ। बी के जीतने की प्रायिकता, बी ने 12 गेम खेले और 4 बार जीता, तो आई विल से 4/12 बोले तो इट्स 1/3। 2 बार मैच ड्रॉ हो जाता है तो कोई भी नहीं जीता। प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ ए इज गिवन, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ बी इज गिवन। उनका सवाल है कि वो अल्टरनेट जीतने चाहिए सर, तो ये सब केसेस आपको सोचने होते हैं। प्रोबेबिलिटी अभी सिंपल है, प्रोबेबिलिटी मिल चुकी है, अब आपसे बोला जा रहा है कि उनको अल्टरनेटिवली जिताना है। अल्टरनेटिवली जिताना है तो ए जीत जाए, है ना, अल्टरनेट जिताना है सर, तो पहले ए जीत जाए 1/2। भाई कैसे लिखोगे? 3 गेम की सीरीज है तो ए बी ए बोलोगे, ए जीते अल्टरनेट बी जीते फिर ए जीते, या बी से शुरू कर देते सर तो बी ए बी, तो ओनली 2 पॉसिबिलिटी। 3 गेम की एक सीरीज है, अल्टरनेटिवली जिताना है तो या तो ए जीते फिर अल्टरनेट बी जिताना है, और 3 गेम है तो 3 पे खत्म करना है, या यू विल स्टार्ट विद बी, तो बी ए बी, ओनली 2 पॉसिबिलिटीज आर, एंड विनिंग ऑफ ए एंड विनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटीज आर गिवन, तो यू कैन डिसाइड एंड और करके खत्म कर सकता है। ए की जीतने की प्रायिकता सो 1/2, बी के जीतने की प्रायिकता 1/3, ए के जीतने की तो 1/2, या winning of B, so it's 1/3, winning of A 1/2, this is 1/3, so this is 1/12 plus 1/18, so you will say take the LCM, so right answer is this is 5/36 is your right answer। अभी देख रहे हैं आप, प्रोबेबिलिटी सिंपल हो गई, प्रोबेबिलिटी कितनी आसानी से मिल जाती है, फिर उनके केसेस बना के सवाल को इंपॉर्टेंट बनाया जा रहा है। एंड वही मल्टीप्लिकेशन वाली बात है कि एंड और करके सवाल को थोड़ा सा टफ बना देते हैं। अभी ये अभी छोटा है, अभी थोड़ा सा और बड़ा हो सकता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ बी इज गिवन, अल्टरनेट जितवाना था, तो जिस तरीके की सिचुएशन देखी उस हिसाब से आप आगे बढ़ पा रहे हैं। समझ गए? तो एक और कवर करिएगा, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करके ही कंफर्म कर सकता। 3 groups of children contains 3 girls and 1 boy, है ना, समझिएगा सर। 3 ग्रुप्स हैं आपके पास, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 2, ग्रुप 3, तीनों की अपनी अपनी, तीनों ग्रुप की कहानी है, वो बताएगी ये पेपर। कह रहे कि 3 लड़कियां हैं, 3 गर्ल्स हैं और 1 बॉय है। इस वाले में कितनी है सर? 2 लड़कियां हैं, 2 लड़के हैं। तीसरे वाले में 1 गर्ल एंड 3 बॉयज हैं। एक बच्चा एट रैंडम सेलेक्ट किया जाता है, इस बात की प्रायिकता बताइए कि जो बच्चा सेलेक्ट करा गया है उसमें से 1 लड़की और 2 लड़के होने चाहिए। सर 3 ग्रुप हैं, तीनों में लड़का लड़की बैठे हैं, आपको टोटल बच्चे कितने लेने हैं? तीनों ग्रुप से एक एक एक, तो टोटल 3 बच्चे आएंगे, उसमें से 1 लड़की और 2 लड़का चाहिए, तो क्या सोचोगे? आई थिंक ये इतना टफ नहीं है, आप नॉर्मली सोच सकते हैं। आपको 1 लड़की चाहिए तो सर मैं लड़की फर्स्ट ग्रुप से ही क्यों ना ले लूं, ऐसे लिख लीजिए सर, फर्स्ट ग्रुप, दिस इज सेकेंड ग्रुप, दिस इज थर्ड ग्रुप। मैं लड़की इधर से ले लूं, लड़के यहां से ले लूं,
या सर लड़का लड़की लड़का ऐसे ले लेता मैं, या फिर सर लास्ट केस ये बन सकता है बी बी जी ले लीजिए। तो ओनली 3 पॉसिबिलिटीज आर देयर। आपको एक लड़की 2 लड़के चाहिए और तीनों ग्रुप से एक एक ही कंपलसरी है, तो आई थिंक यू विल टेक जी बी 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 जी बी और लास्ट इट विल बिकम बी बी जी टाइप। राइट वन बाई वन आंसर ऑफ ऑल। अगर मैं आंसर पे चलूं तो फर्स्ट ग्रुप से एक लड़की लेनी है, तो लड़कियां हैं कितनी 3 और टोटल कितने हैं, सो से 3/4। एंड सेकेंड ग्रुप से लड़का उठाना है तो लड़के हैं कितने 2, टोटल कितने हैं 4। थर्ड से लड़का उठाना है, लड़के कितने 3, टोटल कितने हैं 4। या सेकेंड केस पे चलें सर, बॉय बॉय तो आई से 1/4, गर्ल चाहिए सेकेंड वाले से तो आई से 2/4 एंड लास्ट लड़का चाहिए आपको तो आई से 3/4। एंड लास्ट वाला केस बॉय उठाना है तो बॉय के लिए आई विल से 1/4, दिस इज 2/4 एंड लास्ट में आपको लड़की चाहिए था वैसे दिस इज 1/4। दिस इज द ऑल पॉसिबल केसेस एंड और करके हम कवर करते जा रहे हैं। फाइनल आंसर कंफर्म कर दीजिए मुझे। 3 3 का 9 2 18 प्लस 3 दूनी 6 प्लस का 2, 4 चौको 16 चौको 64, 18 तो 20 6 26, 26/64, दिस विल बिकम 13 दिस इज योर रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी, इट्स 13/32। एग्री? समझ पा रहे हैं सर? प्रोबेबिलिटी सिंपल हो गई है, एंड और करके केसेस को थोड़ा सा आगे बढ़ाया जा रहा है। प्रोबेबिलिटी सिंपल है सर, तीनों की प्रोबेबिलिटी बहुत आसान है। लड़की चूज करने की प्रोबेबिलिटी 3/4, लड़का चूज करने की 1/4। जैसी सिचुएशन समझी उस हिसाब से आगे बढ़ते जा रहे हैं सर। और देखें एक सवाल, ये भी काफी पूछा जाता है सर। देखिए ए और बी अल्टरनेटिवली एक कॉइन को टॉस करता है, ठीक है सर। फर्स्ट सो या हेड, जिसके पास हेड आ गया वो विनर हो जाएगा। तो ए स्टार्ट्स द गेम, तो चांसेस ऑफ हिज विनिंग, तो वो तो जीतता ही रहेगा सर। ए स्टार्ट करता है गेम को और जिसके पास हेड आया वो जीत जाएगा सर। तो ए ने स्टार्ट करा, तो चलो ए ने स्टार्ट करा, ए ने उछाला, हेड आ गया तो जीत गया वो, खत्म खेल। अब ऐसे और केसेस बनाते जाइए। चलो ए ने उछाला, उसको टेल आ गया, तो फिर बी आएगा। बी को नहीं जिताना है, जिताना किसको तुम्हें, चांसेस ऑफ विनिंग ऑफ ए। तो बी को तो हेड दिलानी नहीं है सर, उसको भी टेल दिला दो, फिर हेड दिला दो। समझिएगा सर, पहली बार में ए ने उछाला, ए स्टार्ट द गेम और ए को जितवाना है, और जीतेगा कब, जब हेड आएगा। तो पहले ही हेड आ गया, ए ने उछाला, हेड आ गया, जीत गया सर ये। या ऐसा हो सकता है कि सर उसने उछाला, टेल आया तो नहीं जीता, तो फिर बी की बारी आएगी और बी को नहीं जितवाना है तो उसको टेल दिलवा दिया, तो फिर ए आएगा, उसको हेड दे दो। ये तरीका हो गया जीतने का, ऐसे बनते जाएगा सर ये। ऐसे टी 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 एच, अब ए जीत गया फिर से, और फिर से ये टी टी आपका सिलसिला चलता रहेगा सर। ये कब तक, जीतने का तो रवैया चलता ही रहेगा सर। और एक कॉइन को टॉस करने पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1/2, दिस इज 1/2 का क्यूब, और ये आपका 5 बार 1/2 की पावर 5 एंड अप टू इंफिनिटी। दिस इज योर रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी जो आपको तय करना है सर। नाउ दिस इज अ जीपी ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स। तो इनफाइनाइट टर्म्स की जीपी का सम का फॉर्मूला कंफर्म कर सकते हैं, दिस ए अपान 1 माइनस आर, है ना। सॉरी, आर की वैल्यू कितनी है 1/2 का स्क्वायर, यू आर मल्टीप्लाइंग बाई 1/2 का स्क्वायर ईच टाइम ना। तो ए अपान 1 माइनस आर, सो 1/2 माइनस 1/1/4, so 1/2 अपान 1 माइनस 1/4 बोले तो 3/4, 2 से 2 बार, सो राइट आंसर इज सो 2/3 जो राइट आंसर, सो 2/3, डी इज द राइट चॉइस। और देखें सर, अभी रिसेंट का सवाल थोड़ा बेटर है, किसी के लिए मुश्किल हो सकता है, सोचिए सर। A fair coin is tossed till 2 heads occur in succession, जब तक 2 हेड लगातार नहीं आ जाएंगे, है ना, तब तक सिक्के को उछाला जाएगा सर। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर ऑफ रिक्वायर्ड, जो भी टॉसेस आपने उछाले वो 6 से कम होने चाहिए, मतलब गेम को मुझे 5 पे एंड करना है। मैक्स टू मैक्स सिक्के को कितनी बार उछालना है तुम्हें, मैक्स टू मैक्स 5 बार, 6 से पहले ही खत्म करना है सर। अगर लगातार 2 हेड आएंगे तभी गेम रुकेगा सर, और 5 से ज्यादा टॉस भी नहीं करने हैं आपको। तो शुरू करो सर। चलो मैंने उछाला सिक्का और उसमें लगातार हेड आ गए तो गेम खत्म, लगातार 2 हेड आ गए, खत्म खेल। मैंने 2 बार उछाला, दोनों बार हेड आ गया सर, गेम खत्म हो गया। ऐसे करके आपको एंड और थोड़े से सोचने पड़ेंगे सर। तो आप डबल एच करा तो गेम खत्म हो गया। अब ऐसा हो सकता है कि आपने उछाला सिक्का, टी आ गया, टी आया, उसके बाद फिर उछाले 2 बार तो फिर डबल एच आ गया। जब तक डबल एच नहीं आएगा सर गेम चलता रहेगा। तो मैं ऐसे कर सकता हूं, या फिर ऐसे कर दीजिए टी डबल एच,
बोलो, और आगे बढ़ाएं सर सवाल को। टी करा, फिर टी करा, फिर डबल एच करा दीजिए सर। इसमें थोड़े चेंजेस भी हो सकते थे। यू कैन ऑल्सो से टी एच, एच टी डबल एच, इसको भी तो कंसीडर कर सकते थे वहां पे। डबल एच पे एंड में तो डबल एच फिक्स है सर, और मैक्सिमम टॉस कितने कर सकते हैं? 5 बार। तो अभी ये 4 वाला हो गया। एक और केसेस आगे बढ़ा सकते हैं इसमें, और बढ़ाओगे तो सर एक ये बन सकता है ट्रिपल टी डबल एच 5 बार में। इसमें भी आगे पीछे कर सकते हैं सर। आई विल से एच टी टी डबल एच, यहाँ पे तो एच रख नहीं सकते हैं, तो एक बार बीच में और रख दो, यू विल से टी एच टी डबल एच। आई थिंक ये केसेस आपको सोचने पड़ेंगे सर। एंड में एक कॉमन चीज पकड़ पा रहे हो, सबके एंड में क्या बैठा है? डबल एच। जैसे डबल एच आता है रुक जाता है। और मैक्सिमम टॉस अलाउड कितने थे? 5। तो इससे आगे बढ़ भी नहीं सकते, बढ़ने को तो और भी था। इसकी प्रोबेबिलिटी आपसे मांगी जा रही है। आप खुद से सोचिए, कोई केस मिस तो नहीं हो रहा है? मुझे नहीं लगता सर। देखो आंसर कंफर्म कर लेते हैं सर। तो सिंपली दिस इज व्हाट, दिस इज 1/2 का स्क्वायर। ये क्या बन जाएगा सर? 1/2 का क्यूब। दिस इज 1/2 की पावर 4, दिस इज 1/2 की पावर 4, दिस इज 1/2 की पावर 5, 1/2 की पावर 5, एंड द लास्ट इज अगेन दिस इज 1/2 की पावर। सॉल्व कर दे सर, नॉर्मली जोड़ना पड़ेगा। ये 1/4 है, 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 प्लस 1/16 प्लस, ये 3 बार बोल दो सीधे सीधे, 3/32 जोड़ लो। यू विल टेक द एलसीएम 32, 4 से 8 बार, 8 से 4 बार, 16 से 2 बार, 16 से 2 बार, और ये 3 बार। 8 4 12 तो 14, तो 16 3, so this is 19/32, so that is your D ऑप्शन। ये थोड़ा सा मुश्किल भी हो सकता है सर, लेकिन आई थिंक ऐसा सोचना ही पड़ेगा आपको। डबल एच पेंटिंग करनी है तो डबल एच के बेसिस पे सोचते जाइए सर। और मैक्सिमम टॉस अलाउड कितने थे? 6 से कम, तो 5 पे ही रोकना था इस तरीके से। लेकिन इस सवाल का भी वही है कि यहाँ पे अगर आपको हेड आया तो रुक जाएगा मैच, और एक वही जिताना था, तो केसेस बनाते गए तो जीपी बन गई। बनने को तो ये भी सर इनफाइनाइट तक जा सकता था, बट उन्होंने बाउंडेशन लगा दिया। उन्होंने बोले 6 से ज्यादा अलाउड नहीं है, तो 5 पे रोकना पड़ा गेम को मुझे। बोलो, ठीक है सर, इनफ है इतना। अब इसके बाद फिर कंडीशनल की कुछ बातें आने लगती। कंडीशनल फिर हम बायस पे मूव कर जाते थे। थोड़ा बहुत देखिए टाइम है तो बता देता हूँ कंडीशनल के बारे में। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कैसे लिखता है, इसका न्यूमेरिकल स्टेटमेंट मैं आपको थोड़ा सा बता दूं और एक आइडिया दे दूं कैसे सवाल इधर रहता है। लाइक प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी, ऐसे बोलेगा सर। जहां पे जो ये नीचे गिवन होता है ना, ये बी, ये होता है ऑलरेडी अकर्ड, ये हो रखा होता है सर सवाल में। मतलब आपसे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए मांगा जाएगा। कंडीशनल का सवाल कैसे जज करेंगे वो बता रहा हूं। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए मांगी जाएगी, तो वो तो अभी भी मांग रहे थे, बट ये तब मांगी जाएगी जब बी हो रखा है। कोई इवेंट हो रखा होगा, उसके बाद कंडीशन लगा देगा। अभी आप फ्री नहीं है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए बताने के लिए। आपसे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए तब पूछा जा रहा है जब बी हो रखा है, बी इज ऑलरेडी अकर्ड। तो इसका जो फॉर्मूला बनता है सर, वो बनता है प्रोबेबिलिटी ऑफ, उन दोनों इवेंट का कॉमन करा दीजिए एंड डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बता दीजिए। और किसी भी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या कहता है? एन इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई एन एस। और जब ये करोगे तो ये बनता है सर एन बी डिवाइड बाई एन एस। तो इसमें ये अच्छा होता है कि यार एन एस कट जाता है इधर। तो ये जो रिजल्ट आया सर, इसी को वो आगे थोड़ा सा बेहतर बना देते हैं सवाल। अब से ए इंटरसेक्शन बी एंड डिवाइड बाय दिस इज एन बी। तो यहां से ये फॉर्मूला डायरेक्टली जो आपको समझना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए तब बताइए जब बी हो रखा है। तो इसका जो डायरेक्ट आंसर देना होता है सर, इस पे पकड़िएगा कि अभी तक नीचे क्या चल रहा था प्रोबेबिलिटी में, सैंपल स्पेस एनएस। अभी एनएस की जगह कौन ले लेता है? एनबी। और बी क्या होता है? बी वो होता है जो ऑलरेडी अकर्ड है सर। तो बस यही चीज आपको मैं आगे कंटिन्यू करने वाला हूं सर। कंडीशनल के सवाल में एनएस खत्म हो जाता है। जब भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का सवाल आएगा तो जो नीचे होता है, जो हो रखा होता है, उसी को सैंपल बना देना होता है और उसी में से अपने काम की चीजें पकड़नी होती हैं। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। तो मुझे लगता है कि इस पे जोर देने से अच्छा है मैं एक आपको सवाल ही दिखा दूं सर। देखिए क्लास 12 एनसीईआरटी का सवाल जो इनफ है आपको समझाने के लिए, कवर करें सर।
assume that each born child is equally likely to be a boy or a girl. A family has two children. What is the conditional probability? वो तो नाम यूज कर लिया. What is the conditional probability कि दोनों की दोनों लड़कियां हो, given that youngest is a girl. तो समझिएगा सवाल. अच्छा, मैं पहले सैंपल स्पेस की बात करूं कि एक परिवार में दो बच्चे होते हैं, या तो लड़का होगा या लड़की होगा, तो व्हाट इज द सैंपल स्पेस? क्या टोटल क्या हो सकता है? या तो दोनों लड़के हो जाएं, या लड़का लड़की हो जाए, या लड़की लड़का हो जाए, या फिर दोनों गर्ल्स हो जाए. ओनली 4 पॉसिबिलिटी आर देयर. बॉय बॉय, बॉय गर्ल, गर्ल बॉय या गर्ल गर्ल. एग्री ना? टोटल 4 केसेस आर देयर. ओके सर. अब अगर फर्स्ट केस में बात करें कि अगर सवाल यहीं पे रोक देता, आपसे बोल देता प्रोबेबिलिटी की दोनों लड़कियां, यहां पे अगर मैं सवाल को रोक देता, अभी मत पढ़िए आगे, टोटल सैंपल कितने का था? 4 का. भाई परिवार में दो बच्चे हुए, लड़का लड़की के, तो 4 ही केसेस पॉसिबल है. इस बात की प्रायिकता बताइए कि दोनों लड़कियां हो जाए. तो दोनों लड़कियां हो जाए तो लड़कियां कितनी है दोनों में? फेवरेबल बाई टोटल. टोटल कितना है? 1/4. अगर सवाल में यहां पे रोक देता तो आंसर क्या होता? ये तो अभी तक कर ही रहते हैं आप कि सर आपने सैंपल बता दिया 4, आपने बोला दोनों लड़कियां, तो फेवरेबल कितना है? तो 1. सो 1/4 इज योर आंसर. लेकिन अब सवाल क्या हो गया? सवाल यहाँ पे खत्म नहीं हुआ था. वो कह रहा है कि ये तब बताना है जब गिवन दैट कुछ हो रखा है. क्या? कि छोटी वाली लड़की ही लेनी है सर. तो अब सवाल कंडीशनल पे आ गया. अब आप फ्री नहीं है ये को बताने के लिए. अब कुछ होगा जो बता रखा है, गिवन दैट ऑलरेडी अकर्ड. ऐसे सवालों के लिए मैंने क्या बताया? मैंने बोला कि एनबी लिखने का सर, जो हो रखा है उसी को सैंपल बना दीजिए, उसी में से अपने काम की चीजें ढूंढ लीजिए. तो आपका क्या हो रखा है सर? 1/4 को खत्म करना पड़ेगा. अभी आप फर्स्ट पार्ट के आंसर में चलें तो नाउ योर रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी इज गिवन बाई, छोटी वाली लड़की बनानी है तुम्हें. छोटी वाली लड़की मतलब जो बाद में आया. तो बाद में लड़कियां कहां बैठी हैं? एंड में गर्ल कहां पर? एक ये केस, एक ये केस. तो अब 4 की जगह किसने ले ली? दिस विल बी योर न्यू सैंपल. जो चीज आपकी गिवन दैट के बाद लिखी है, जो चीज हो रखी है, मेक इट द सैंपल. यंगेस्ट इज अ गर्ल, तो आई से यंगेस्ट गर्ल में 2 केसेस है, तो 4 की जगह किसने ले ली? इन्हीं 2 में से तुम्हें वो चीजें पकड़नी है. किसको? कि दोनों लड़कियां वाले. दोनों लड़कियों वाले कितने केस हैं? तो 1. से सिंपली 1/2 योर आंसर. वही बात मैं समझा रहा हूं कि सर प्रोबेबिलिटी के, जब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का सवाल आया, उस वक्त आपका जो नीचे वाला पार्ट होता है सर, वही सैंपल बन जाता है. ये एनएस कट चुके होते हैं, उसी में से अपने काम की चीजें पकड़नी होती हैं. तो अगर आप एक्चुअल सवाल देखते हैं तो यहाँ पे अगर सवाल खत्म होता, तो अभी तक हम ये कर रहे थे कि सैंपल कितने का? 4 का. फेवरेबल कितने? 1. लेकिन सवाल बोला गिवन दैट आपको ये तब बताना है जब यंगेस्ट गर्ल होनी चाहिए. तो अब इसको सैंपल बना दीजिए. यंगेस्ट गर्ल के कितने केसेस हैं? तो 4 की जगह किसने ले ली? 2. उस 2 में से फेवरेबल. समझ गए? तो सेकेंड पार्ट बना दो. बोलो सर. इन द सिमिलर वे योर सेकेंड पार्ट, अगेन दे वांट प्रोबेबिलिटी. उनको प्रोबेबिलिटी चाहिए किस बात की? कि सर कम से कम एक लड़की होनी चाहिए. कम से कम एक में से कितने केस आ गए सर इस बार? 3. उस 3 में से उनको दोनों लड़कियों वाले था. 1/3 सिंपल. प्रोबेबिलिटी इज 1/3. पकड़ लोगे सवाल? चलते हैं सर कुछ एनडीए पे देखें एक सवाल और कंफर्म करें मुझे आंसर. थोड़ा जस्टिफाई कर लेते हैं यहां से. अगर 2 पासों को लुढ़काया जाता है तो एटलीस्ट 1 ऑफ द डाइस सोर्स 5. देखिए लैंग्वेज पकड़िएगा. यहाँ पे उन्होंने बोल दिया सर कि 2 पासे लुढ़काए गए और एक, कम से कम एक को 5 ही दिखाना है. इट शोज दैट इट इज गिवन दैट. ये सभी सारे होते हैं सर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पकड़ने के सवाल को. अगर 2 डाइस को फेंकने पर एक डाइस ने, कम से कम एक डाइस ने सोर्स करा है 5 को, तो मेक इट द सैंपल सर. इसको भी सोच सकते हैं. 2 डाइस हैं सर. दिस इज योर डाइस 1 और ये डाइस 2. आपने बोला कि कम से कम, एटलीस्ट कम से कम एक को तो 5 दिखाना ही पड़ेगा सर. तो एक इस पे 5 रिजर्व कर देते हैं कि 5 दिखा दिया एक ने, तो 1 वे. अब इसको भरने के कितने तरीके बचे? बोलो. एक पे 5 को रिजर्व कर दिया एटलीस्ट 1 पे, तो इस पे 5 के अलावा कितने बचे? 5 वेज. और ऐसे ऐसे कितने केस बन सकते हैं? डबल. भाई 5 को इधर भी तो रिजर्व कर सकते थे. 5 को रिजर्व कर दिया तो अदर देन 5, तो 1 वे 5 वेज. या 5 इधर कर देते तो 5 दूनी 10, तो ये बन गया सर. या इसके अलावा ये भी बोला जा रहा है कि कम से कम एटलीस्ट 1, तो दोनों पे 5 आ सकता था. तो दोनों पे 5 आने के कितने तरीके बन गए? दोनों पे 5 5, तो देयर इज अ सिंगल केस ना. तो हाउ मेनी टोटल?
समझिएगा सर, आपने सवाल बोला कि दो डाइस, अगर मैं अभी सवाल को शुरू से देखूं कि आपने दो डाइस को फेंका तो हाउ मेनी टोटल आउटकम्स आर देयर, तो आई विल से 36। उस 36 को खत्म क्यों करना पड़ा उसका रीजन समझ रहे हैं, क्योंकि कह रहा है कि कम से कम एक डाइस को कितना शो करना पड़ेगा। तो अब सोच लेते हैं सर, ये दो डाइस है, एक डाइस पे 5 ही बिठाना है, तो 5 बिठाने का वन वे, इस पर अदर देन 5 आ सकता है कुछ भी, तो कितने तरीके 5, ऐसा अपोजिट भी हो सकता है, तो 5 इधर बिठा देता तो डबल केस है, तो कितने बने 10, या दोनों पे 5 बिठा दो तो उसका एक केस, तो 10 + 1। तो अभी 36 की जगह किसने ले ली सर? अब अगर इसमें मैं प्रोबेबिलिटी का आंसर लिखूं, अभी तक जो 36 जगह ले रहा था उस 36 को हटा के अब क्या लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये रीजन है सर, कंडीशनल के सवाल में एनएस कट जाता है, अब एनएस की जगह कौन ले लेता है, वो जो हो रखा है ऑलरेडी अकर्ड वाला पार्ट। और क्या हो रखा है कि डाइस पे कम से कम एक डाइस को 5 दिखाना ही पड़ेगा, तो मैंने उस पर काम करा और उसके केसेस पकड़ लिए। अब इन्हीं में से अपने काम की चीजें पकड़ो सर, क्या कह रहे हैं वो कि जो सम इस 11 आउटकम्स में से कितने ऐसे लोग हैं जो सम 10 या 10 से बड़ा दे रहे हैं, तो वो सोचे सर सम 10 से 10 सम कब कब आ सकता है, ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू, तो 5 5 पे आ सकता है, 6 5 पे आ सकता है, या फिर 5 6 पे आ सकता है। सम 10 या 10 से बड़ा तीन ही केस में हो सकता है सर, तो फेवरेबल कितने हैं, 3/11 इज योर आंसर हियर, सो 3/11 इज योर राइट आंसर। आई होप इन दो सवालों के बाद आप थोड़ा बहुत कंडीशनल को रिलेट कर पा रहे होंगे, कंडीशनल का सवाल किस तरीके से हो सकता है। बोलिए एक लास्ट सवाल और खत्म करते हैं फिर देखें। देखिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 डाइस आर रोल्ड अंडर द कंडीशन, खुद ही बोल दिया सर 3 डाइस फेंके जाते हैं कंडीशन के साथ, अंडर द कंडीशन सर, दिस इज द इंपॉर्टेंट, अंडर द कंडीशन। क्या शर्त है कि किन्हीं दो डाइस को सेम फेस नहीं दिखानी पड़ेगी सर। अच्छा अभी तक मैं पूछूं कि 3 डाइस को अगर आपने फेंका, हाउ मेनी टोटल एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस, 3 डाइस को फेंकने पे 216, लेकिन अब आपके पास शर्त ये है कि कोई दो डाइस सेम फेस नहीं दिखा सकती हैं, तो ये 3 खाने भरने हैं आपको, दीज आर द 3 डाइसेस जो आपको भरनी है, डाइस 1 डाइस 2 डाइस 3। अब वो कह रहा है कि इन तीनों पे सेम फेस नहीं आनी चाहिए, तो इसको भरने के कितने तरीके हैं, 6, सेम फेस नहीं चाहिए तो इसको 5 बचे, इसको कितने बचे, तो आई विल से कि वो 216 की जगह किसने ले ली, आई विल से 654। अभी तक कितना लगाते अगर ये ना बोलता, तो 3 डाइस को फेंका तो क्या लिखते थे 216, 6 6 6। अगर नो 2 डाइस द सेम फेस तो आपके आउटकम्स कम हो गए सैंपल में, 654। अब इसी में से अपने काम की चीजें ढूंढते हैं सर, इस बात की प्रायिकता बताइए कि वन ऑफ द डाइस हैविंग द नंबर 6, किसी एक पे तो 6 रखना ही है, मतलब 6 रिजर्व कर दीजिए वन वे, और अदर देन 6 तो 5 × 4, और ऐसे ऐसे कितने केस बन सकता है भाई, 6 इधर रखा है, इधर रख देते इधर रख देते, तो कितने केस बन सकते हैं, किसी एक पे डाइस पे 6 रखना है तो वन वे, बचे पे 5 बचे 4, और ऐसे ऐसे कितने केस बन सकते हैं 3, तो फेवरेबल बाई टोटल इज और सिंपली, और टोटल की जगह अभी कंडीशनल वाले ने ले लिया सर, ये और नया आ चुका है, समझ आ रही है बात। तो आप यहां से आंसर डिसाइड करें, 5454, 3/6 बोले तो इट्स हाफ, 1/2 इज योर रेस्पेक्टिव आंसर, तो डी इज द राइट चॉइस। ठीक है सर, देखिए एक और क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन बेस्ड, थोड़ा सा कवर करिएगा, क्लियर है, कंडीशनल हो गया आपका यहाँ पे। देखिए थोड़ा सा सवाल, अब 1 बैग है आपका, कंटेन 3 वाइट 4, लिखते चले डाटा आप अपने हिसाब से और कवर करिए सवाल को। 1 बैग है ना, अनदर बैग एंड दिस 2 बॉल्स आउट, ठीक है सर, 2 बैग हैं आपके, दोनों की डिटेल लिख लेते हैं सर, बैग 1 बैग 2। पहले वाले में कह रहा है कि 3 व्हाइट पड़ी हैं 2 ब्लैक पड़ी हैं सर, दूसरे वाले में कह रहा है कि 2 व्हाइट पड़ी हैं और 3 ब्लैक पड़ी हैं। 2 बॉल एट रैंडम फर्स्ट बैग से निकाली जाती हैं और उनको दूसरे में डाल दिया जाता है, और फिर दूसरे से एक बॉल निकाली जाती है, तो इस बात की प्रायिकता बताइए कि वो व्हाइट होनी चाहिए सर। तो 2 बॉल निकाली जाती है फर्स्ट बैग से और दूसरे में डाल दी जाती हैं, तो वो 2 बॉलें कौन कौन सी हो सकती हैं, इस पे क्या सोचोगे, ये थोड़े से केसेस बेस्ड सवाल हो गए। अभी बैग 1 में से 2 बॉलें निकाली जाती हैं, तो व्हाट इज द पॉसिबिलिटी की सर कौन कौन सी पॉसिबिलिटी हो सकती है वो 2 बॉलें निकालने की। आई थिंक 3 केसेस में सवाल टूटेगा, क्या पता सर उसने दोनों व्हाइट व्हाइट निकाल दी हो,
क्या पता ये बैग 2 की सिचुएशन है, क्या पता उसने बैग 1 से दोनों टू व्हाइट निकाल दी हो, व्हाइट व्हाइट, या हो सकता है सर उसने दोनों ब्लैक ब्लैक निकाल दी हो, या हो सकता है तीसरी पॉसिबिलिटी है कि सर उसने एक ब्लैक और एक व्हाइट निकाल दी हो। और ये आपका बैग 2 की सिचुएशन है, दिस इज योर बैग 2। बैग 1 में से 2 बॉलें निकाली जाती हैं और बैग 2 में डाली जाती हैं, तो बैग 1 में से 2 बॉल के लिए आई थिंक ये 3 केसेस आपको सोचने ही पड़ेंगे सर, या तो दोनों व्हाइट, या तो दोनों ब्लैक, या फिर ब्लैक एंड व्हाइट। ओके सर, ये समझ गए। तो अब ब्लैक 2 की सिचुएशन क्या हो जाएगी, अगर 2 व्हाइट इसमें डाली गई तो ये कितनी व्हाइट ले लेगा, 4 व्हाइट एंड 3 ब्लैक। इसमें से 2 ब्लैक डाली गई तो व्हाइट तो 2 ही हैं, ब्लैक आपकी कितनी हो गई 5, ब्लैक एंड व्हाइट डाली गई तो 3 व्हाइट और 4 ब्लैक सर। अब ये बैग 2 की सिचुएशन बन चुकी है। अब बैग 2 से फिर से एक बॉल निकाली जाती है तो वो व्हाइट आनी चाहिए, तो अब यहां से व्हाइट निकाल दो, या फिर यहां से व्हाइट बॉल निकाल दो, या ऐसे बोल रहे हैं सर यहां से व्हाइट, यहां से व्हाइट, या फिर सेकेंड वाली बैग से अब एक बॉल निकाली जाती है वो व्हाइट निकले। तो 3 केसेस में सवाल है, एंड और करके आप प्रोबेबिलिटी का आंसर डिसाइड कर सकते हैं। आंसर पे चलें तो योर रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी इज गिवन बाई, बताएं सर टोटल गेंदें कितनी है 7, एक व्हाइट बॉल निकालनी है तो आई विल से 4/7, या सर यहां से कर लेते तो व्हाइट कितनी है 2, टोटल कितनी है सर 7, या लास्ट वाले में चले जाए व्हाइट कितनी है 3 और डिवाइड बाई टोटल कितनी है सर, बोलो। अच्छा सॉरी, एक चीज और मिस कर रहा हूं मैं अभी, ऊपर वाली प्रोबेबिलिटी की तो ध्यान ही नहीं दिया मैंने डायरेक्टली ये बोलने लगा सर, इसके पहले ये होना तो जरूरी था ना सर। क्या सर प्रोबेबिलिटी का आंसर, सर ये केस तब बना जब आपने फर्स्ट वाले में से क्या उठाया 2 व्हाइट, तो फर्स्ट वाले में से 2 व्हाइट उठाने की प्रोबेबिलिटी, व्हाइट है कितनी 3, तो आई विल से 3C2 डिवाइड बाई टोटल कितनी है सर 5, तो आई विल से 5C2। पहले आपने व्हाइट को निकाला ना फर्स्ट वाले से, तब तो जाके ये सिचुएशन बनी है। अब वो करते जाओ जो बिल्ली करे थे। अब ये पहुंच गया सर, अब ये सिचुएशन बन गई है, अब इसमें से व्हाइट उठा लीजिए, तो आई विल से दिस इज 4/7, या आप ब्लैक उठा लेते 2, यहां से 2 ब्लैक बॉल उठानी है तो ब्लैक है कितनी 2C2, टोटल कितनी है 5C2। अब हम यहाँ पे पहुंचे, अब यहां पे से व्हाइट उठा सकते हैं, दिस इज 2/7। अंडर लास्ट केस आप ब्लैक व्हाइट उठा लीजिए सर, एक ब्लैक और एक व्हाइट, सो 3C1 into 2C1 डिवाइड बाई दिस इज 5C2 एंड मल्टीप्लाइड बाई, यहां से में से एक व्हाइट उठानी है सर, दिस इज 3/7 विल गिव यू द आंसर। कोई कंफर्म करे आंसर एक बार मुझे बोले कितना बन रहा है। सो आई थिंक प्रोबेबिलिटी का जो राइट आंसर है 3C2 3, 5 को 20/2 10, ये बनेगा 3/10 इंटू में 4/7 प्लस, और चले दिस इज 1/10 इंटू में दिस इज 2/7, थोड़ा बेटर है प्रॉब्लम ये, 3 दूनी 6, तो ये बन जाएगा सर 6/10 इंटू में दिस इज 3/7, दिस इज 3/7। 4 3 12, 12 12 18 30, 30 और 2 32, आई थिंक दिस विल बिकम 32/70 इज योर राइट आंसर। अच्छा प्रॉब्लम है सर, बोल सकते हैं बी इज द राइट चॉइस। थोड़े से केसेस वगैरह बढ़ गए, आपने केसेस के बेसिस पे सवाल को डील कर पाए, है ना। ओके देखिए अगला बना लीजिए एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, थोड़ा बहुत बता देता हूँ बाइनोमियल में भी। अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कब लगता है सर कि, अब देखिए यहाँ पर कोई भी प्रयास आप कर रहे हैं आउट ऑफ n ट्रायल्स, आपने कोई n प्रयास किए आउट ऑफ n ट्रायल्स, अगर आपको r टाइम सक्सेस चाहिए तो फॉर्मूला फास्टली रिवाइज कर देता हूँ। आउट ऑफ n ट्रायल्स x बराबर r सक्सेस चाहिए तो उन्होंने एक फॉर्मूला दिया NCR, दिस इज p की पावर r इंटू q की पावर, जहां पे ये p q क्या होते थे तो रिकॉल करें सर, एक होता था प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस दैट इज p, और एक होता था प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर, उसको बोलते थे q। इनमें खास बात क्या होती थी सर, इनमें खास ये होता था कि इनका सम कितना हो जाता था, अब 1 का, तो p प्लस क्यू बराबर 1 है। अगर आपने कोई भी इवेंट आपने एक्सपेरिमेंट करा उसमें n ट्रायल्स हैं, n ट्रायल्स में से सक्सेस की प्रोबेबिलिटी p है, फेल्योर की प्रोबेबिलिटी q है, p प्लस क्यू का सम 1 है,
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर r आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, दैट इज NCR इंटू पी की पावर r इंटू क्यू की पावर n माइनस है। एग्री ना? ठीक है सर, एक क्वेश्चन चलते हैं और कवर कर लेते हैं। पढ़ें। अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड, एक आपने सिक्के को उछाला जाता है, कितनी बार उछाला जाता है? 4 बार। तो ये सवाल नॉर्मली भी आप कर सकते थे, बट आप इसको करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं सर। प्रयास कितने किए आपने? 4 बार। एटमोस्ट 3 टेल मिल जाए मुझे सर। एटमोस्ट 3 टेल का मतलब है 3 या 3 से छोटे वाले केसेस, और टेल आने को मैं सक्सेस बोल देता हूं। गेटिंग टेल इज अवर सक्सेस। गेटिंग टेल को मैं सक्सेस का नाम दे देता हूं सर। तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी किसी भी पासे को लुढ़काने पे, सॉरी कॉइन को उछालने पे, पी एंड क्यू इज देयर। प्रयास कितने किए? 4। 4 में सफलता कितनी चाहिए? 3 या 3 से कम वाली। तो ये 3 या 3 से कम वाले में ना जाके अपोजिट केसेस हटा दो ना सर। 4 में से 4 सफलता है भाई, 3 या 3 से पहले तो 0 1 2 3 के केसेस हटा के अपोजिट केसेस को करा देते हैं माइनस। तो आई विल से 1 माइनस 4 में से 4, तो आई विल से 4c4, और p और q हाफ है, तो आई विल से दिस इज 1/2 की पावर 4। so 1 minus 1/16, so right answer is 15/16। एक तरीका हो गया सर, आप इसको रिलेट कर सकते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को। आउट ऑफ n ट्रायल अगर r सक्सेस चाहिए तो फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस p है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर q है, दो ही मुद्दे होने चाहिए, सक्सेस या फेल्योर, दोनों की प्रायिकताओं का सम कितना होना चाहिए। तो एक सिक्के को उछाला तो दो ही हो सकते हैं उसमें, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। टेल को सक्सेस बोल दिया तो हेड आने को क्या बोल दे देंगे? फेल्योर। तो पी और क्यू मिल चुका है, तो आपसे जो पूछा गया बना सकते हैं। और भी कुछ यूजेस में दिखा दूं। देखिए अभी सिक्के को 8 बार उछाला जाता है, तो कितने प्रयास किए आपने? n बराबर 8 टाइम। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 6 हेड, तो कम से कम 6 हेड मुझे मिल जाएगा। तो फिर से सवाल को लिंक बना सकते हैं। n बराबर प्रयास कितने हैं? 8। कम से कम कितने चाहिए? कम से कम मतलब 6 वाला ये केस मांगा जा रहा है। तो सिक्के को उछालने पर हेड चाहिए इस बार आपको, तो हेड को मैं सक्सेस और फेल्योर को मैं क्यू बोल देता हूं सर। तो अब सिक्के में ये अच्छा है कि हेड और टेल 1/2 होता है, तो पी क्यू मान सकता है। आउट ऑफ 8 ट्रायल्स यू वांट मिनिमम 6 टाइम्स सक्सेस, सो दैट कैन बी रिटन डायरेक्टली, दैट इज 6 सक्सेस मिल जाए, या फिर 7 सक्सेस मिल जाए, या फिर मैक्स टू मैक्स कितनी सक्सेस मिल सकती है? 8। एन पता है, पी क्यू पता है, और आर आपने डाटा बता दिया है, तो फॉर्मूले को यूज करके कर सकते हैं सर। आई विल से 8c6 1/2 की पावर 8 प्लस 8 में से 7 सक्सेस 1/2 की पावर 8 प्लस 8 में से 8 सक्सेस, दिस इज 1/2 की पावर 8। कैन डिसाइड दिस। 1/2 की पावर 8 कॉमन ले लीजिए, तो अंदर आपका बच रहा है सर 8c6, 8 छंग 8 से 56 28 प्लस दिस 8 प्लस 1 28 8 36 और 1 37, तो दिस इज 37/256। सो द सी इज द राइट चॉइस। कोई दिक्कत? बढ़ो सर आगे और देखो, एक और रिलेट कर दूं मैं, कुछ नॉर्मल लैंग्वेज से कंफर्म कर सकते हैं इसको। देखिए एक और सवाल, प्रोबेबिलिटी दैट अ शिप सेफली रीचेज अ पोर्ट। तो भाई कोई एक जहाज है, या तो वो सेफली पहुंचेगा या फिर नहीं पहुंचेगा। तो सेफली पहुंचने को मैं 1/3 बोल देता हूं, तो ना पहुंचने का कितना हो जाएगा? दिस इज 2/3। कितने जहाजों पे रिस्क ले रहा है? 5 पे। कितने पहुंचाना चाहता है सेफली? तो n की वैल्यू पता चल गई सर 5। कितने सेफली पहुंचाना चाहता है? 4। कम से कम 4, तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 का सवाल है सर। आउट ऑफ 5 मिनिमम 4 सक्सेस दिला दीजिए। पी क्यू आपका दिया है, ऐसे लिंक बना सकते हैं आपके बाइनोमियल के थ्रू से। तो आपको मिनिमम 4 सक्सेस चाहिए, तो आई विल से इसको कैसे लिखोगे? सीधे सीधे कर दो सर, या तो 4 सक्सेस या फिर मैक्स टू मैक्स कितनी सक्सेस मिल सकती हैं? 5। तो 5 प्रयासों में से 4 सक्सेस, तो आई विल से 5c4 p की पावर, आई विल से 1/3 की पावर 4 इंटू 2/3, लास्ट में करोगे सो 5c5, दिस इज 1/3 की होल पावर में 5 विल बी द आंसर। डिसाइड करें सर। 5c4 बोले तो 5, 3 और नीचे 5 इंटू 2 डिवाइड बाई 3 की पावर 5, एंड दिस इज 1/3 की पावर 5। 5 दूनी 10 और 1 11, 11/243 इज द राइट आंसर।
इट्स 11/243 इज योर राइट आंसर। कोई दिक्कत? ओके सर, देखिए एक और सवाल कंफर्म करते चलें। सिंपली बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पे ये सवाल जो प्रोबेबिलिटी के पूछे जा रहे हैं। A fair coin is tossed 100 times, एक सिक्के को 100 बार उछाला जाता है। लिखते चलो सर, प्रयास कितने कर दिए? 100। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल्स एन ऑड नंबर ऑफ टाइम्स? तो सिक्के में तो सर हमेशा ही फिट होता है, किसी एक को सक्सेस किसी एक को फेल्योर मान लेते हैं। टेल को सक्सेस और हेड आने को फेल्योर, दोनों की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? हाफ हाफ। सर वो पता है, एन पता चल चुका है, वो पता चल चुका है। उनको कितनी बार चाहिए? ऑड नंबर ऑफ टाइम्स। ऑड नंबर ऑफ टाइम्स का मतलब है एक बार सक्सेस मिल जाए, 3 बार मिल जाए, ऑड वाली सक्सेस चाहिए उनको सिर्फ, या 5 बार मिल जाए। और ऐसे करते करते 100 में से लास्ट ऑड कौन सा बनेगा जाके? कि सर 99 सक्सेस मिल जाए आप। तो आउट ऑफ 100 टाइल्स 1 सक्सेस, 3 सक्सेस, 4 5 टाइम सक्सेस, ऐसे ऑड वाले करते जा रहे हैं। सो इसको लिख सकते हैं सर, आई विल से 100C1, दिस इज 1/2 की पावर 100, दिस इज 100C3 1/2 की पावर 100, एंड और आगे बढ़े तो दिस इज 100C5 1/2 की पावर 100, और यही सफर चलता रहेगा सर लास्ट में कहां तक? 100C99, दिस इज 1/2 की पावर में 100। दिस इज योर रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी। आई कैन टेक 1/2 टू पावर 100 कॉमन फ्रॉम, तो अंदर क्या बचेगा? 100C1, 100C3, 100C5 से करते करते लास्ट ऑड इज नथिंग बट इज 100C99। अब NC1, NC3, NC से करते करते लास्ट तक चले गए, तो इसका सम का फॉर्मूला आपको बाइनोमियल में दिया जाता है। ऑड वालों का सम कितना होता है? 2 की पावर n-1। लिख दो सर, 2 की पावर n-1 डिवाइड बाय नीचे क्या है ये? सो राइट आंसर इज इट्स 1/2। तो सर बाइनोमियल से एंड में कनेक्ट कर दिया। स्टार्टिंग का मुद्दा इंपॉर्टेंट है कि आप ये समझ पा रहे हैं कि नहीं सर। आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का बेस बना होना चाहिए थोड़ा सा, कि प्रयास दिए जाते हैं, सक्सेस मांग ली जाती है, पी क्यू पता होता है, तो आप सिंपली x बराबर r करके फॉर्मूले से डिसाइड कर सकते हैं। आई होप कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। जितने सवालों से इनफ है सर। अभी कुछ फॉर्मूले वगैरह आ जाते हैं, फिर ये टर्म्स और भी कॉल कर दिए जाते हैं, जैसे मीन, वेरिएंस एंड एसडी वाले। तो थोड़े से फॉर्मूले रिकॉल कर दूं मैं कि फॉर अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन व्हाट इज द मीन फॉर्मूला? मीन क्या होता था? एनपी और होता था। वेरिएंस क्या होता था? तो ये एनपीक्यू होता था। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता था? एक ये फॉर्मूला आ गया सर, दिस इज नथिंग बट इज रूट एनपीक्यू। तो 3 फॉर्मूले आपके और आ जाएंगे, और फिर पुरानी बातों को मिक्स कर देंगे वो। इनका मतलब क्या? मीन वेरिएंस का वो स्टैटिक्स में पढ़ाते हैं सर हम, अभी बस फॉर्मूले में दे रहा हूँ कि फॉर अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन रिमेंबर मीन क्या होता है? एनपी। वेरिएंस क्या होता है? एनपीक्यू। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? रूट एनपीक्यू। देखें कुछ सवालों से पक्का करते हैं इनको। देखें पहला सवाल, इन अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन द मीन इज 2/3, वेरिएंस इज 5/9। तो प्रोबेबिलिटी बता दीजिए सर x बराबर 2 पे। तो मीन पता है आपको, एनपी दिया है सवाल में, दिस इज 2/3, वेरिएंस दे रहे हैं एनपीक्यू, दैट इज 5/9। तो अब क्या करेंगे सर? वो 3 अननोन डिसाइड करवा लेंगे आपसे, एनपीक्यू वाले। अब इनके थ्रू उनको डिसाइड भी करा जा सकता है। कैसे सर? नॉर्मली डिवाइड करा दो। अगर मैं डिवाइड करूं तो 1/q बराबर, इधर डिवाइड करोगे सो दिस इज 2/3 डिवाइड बाय दिस इज 5/9। सो 3 से 3 बार, तो q की वैल्यू कितनी आ गई? 5/6। ये इशारा होता है सर, मीन वेरिएंस का फॉर्मूलों से आपके q डिसाइड करवा दिया। q आया तो p अपने आप आ जाता है। p का फॉर्मूला क्या होता है? वो 1 में से माइनस करने पे मिलता है 1/6। और जब p मिल गया तो यहां रख दीजिए, तो n नहीं डिसाइड कर लोगे, 1/6, 3 से 2 बार, तो n कितना निकला? 4। तो ये थोड़े से फॉर्मूले यूज में आ जाता है। योर एनपीक्यू इज देयर, और एनपीक्यू मिल गया तो फिर आपसे आंसर पे चला जा सकता है। उनको चाहिए सर 2 बराबर सक्सेस दिला दीजिए, अब पुराने फॉर्मूले फिर से यूज में आने लगेंगे। आपका एनपीक्यू मिल चुका है, तो x बराबर 2 की सक्सेस नहीं बता दोगे? बता दो सर। आउट ऑफ 4 दे वांट 2 सक्सेस मिल जाए सर, 4C2 एंड दिस इज p की पावर 1/6 की पावर 2 एंड दिस इज q की पावर 5/6 की पावर, दिस इज 4 - 2 विल गिव यू द आंसर।
तो ये एक साइड वर्क नहीं लग रहा है कि सर एक ये फॉर्मूले और दे दिए, उनके फॉर्मूलों के बेसिस पे आपके एनपीक्यू डिसाइड करवाए जाएंगे और फिर पुरानी बातें फिर से, या आप मुझे ये बता दीजिए प्रोबेबिलिटी 2 पे 3 पे, है ना। 4c2 क्या होता है 6 और ये 5 का स्क्वायर 25 और नीचे क्या हो गया 6 की पावर 4, 3 कैंसिल करेगा तो 25/216 बना, तो इट्स 25/216। तो ये थोड़े से फॉर्मूले वगैरह इन्वॉल्व करके सवाल थोड़े से और बना सकते हैं, कोई दिक्कत। एक और कर लो फिर खत्म करते हैं। पढ़े लैंग्वेज, उसी के तरीके की लैंग्वेज फिर से यूज कर रहा है। इन अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज 3 टाइम्स इट्स वेरिएंस। किसी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में देखा गया कि जो उसका मीन होता है, मीन बोले तो एनपी, वो 3 गुने के बराबर है इसके वेरिएंस के। तो क्यू की वैल्यू कितनी निकली, क्यू निकला 1/3। क्यू निकला 1/3 तो पी कितना हो जाएगा, इट्स 2/3। बोलो। और एन आपको बता ही रखा है कि प्रयास कितने किए जा रहे हैं, 5। एनपीक्यू आपको मीन वेरिएंस के थ्रू डिसाइड करवा दिया। जैसे ही एनपीक्यू निकला तो आपसे आंसर पे चलें तो आप बता सकते हैं सर कितनी सक्सेस चाहिए, 5 में से एग्जैक्टली 3, तो 5c3 एंड दिस इज p की पावर, सो दिस इज 2/3 की पावर में r इनटू q की पावर 5 - 3 विल गिव यू द आंसर। एनपीक्यू मिल गया तो फिर बाइनोमियल के फॉर्मूले आपसे वापस लगवाए जा सकता है। तो फाइनल आंसर बोले सर 5 को 20, 20/2 तो 10, 2 का क्यूब 8 और नीचे करोगे 100, 3 की पावर 5 बोले तो 243 ना। बोलो 10 8 80 तो बन तो रहा है ये 80/243 इज द राइट आंसर। दिस साइड इज 80/243, सो योर ए इज द राइट चॉइस। कोई दिक्कत? ऐसा नहीं लग रहा है कि सर एक साइड वर्क है ये निकलवा दिया आपने, फॉर्मूले दे दिए तो फॉर्मूलों के थ्रू एनपीक्यू निकलता है और एनपीक्यू निकला तो फिर बाइनोमियल के फॉर्मूले पुराने फिर से यूज में आने लगे, बाइनोमियल के पुराने फॉर्मूले फिर से यूज में आने लगे। बोलो। और बाइनोमियल के फायदे अपने खुद में सर, एन प्रयासों में से कोई पी क्यू आपको बता दे तो आर सक्सेस के फॉर्मूले आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। उनको कुछ जनरल एग्जाम्पल से कंपेयर कर सकते हैं कि इस सवाल में जबरदस्ती का बाइनोमियल रिलेट कर दिया कि भाई एक जहाज है जो सेफली या तो पहुंचेगा या फिर नहीं पहुंचेगा, तो सेफली पहुंचने को मैं सक्सेस और ना पहुंचने को फेल्योर बोल देता हूं। तो कितने जहाज पहुंच जाए सेफली, कम से कम 4, तो बाइनोमियल लगा के 5 में से 4 सक्सेस, 5 में से 5 सक्सेस करते जा रहे हैं। और एक साइड वर्क चलने लगा कि सर आप इस तरीके से मीन वेरिएंस को फॉर्मूले में दे के थोड़े बहुत और यूज करवाए जा रहे हैं। चलो कोई दिक्कत? ठीक है सर, ये हो गया आपका। अब लास्ट आपका थोड़ा सा बायस थ्योरम और बचा है, कहो तो देखो थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको भी। बायस स्टेटमेंट क्या होता है, तो बायस वही सिंपली वो जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अभी आपने करा था, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में कुछ गिवन होता है उसी के बेसिस पे ये कर सकता है। तो इस फॉर्मूले पे गौर करिए, इस फॉर्मूले के बजाय मैं एक एग्जांपल ही आपको दे देता हूँ, सीधे सीधे एग्जांपल से ही समझ लें चीजों को, है ना। चलो यही देख लेते हैं। देखिए बायस का थोड़ा सा आइडिया मैं अब जल्दी से समझा देता हूँ। बायस थ्योरम में क्या था कि जैसे एक बड़ी सी लैंग्वेज बोली गई कि एक बॉक्स है सर, उसमें 4 व्हाइट और 3 ब्लैक बॉलें पड़ी हैं, है ना। 2 तरीके के बैग हैं आपके, एक में 4 व्हाइट पड़ी हैं, दूसरे में 3 ब्लैक बॉलें पड़ी हैं। एक दूसरा बैग है सर, उसमें 3 व्हाइट पड़ी हैं और 4 ब्लैक पड़ी हैं। दिस इज बैग 1, दिस इज योर बैग 2। अब उसके पीछे की कहानी समझिएगा। एक डाइस को मैंने लुढ़काया, सबसे पहले एक डाइस आई रोल में और डाइस को मैंने फेंका। जब डाइस को फेंका तो उस पर नंबर, इफ इट इज शोज अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 3, अगर इस पर नंबर आया 3 या 3 से छोटा, 1 2 3 आया, या फिर 3 या 3 से बड़ा आएगा तो बोले तो 4 5 6 आएगा सर। अगर नंबर 3 या 3 से छोटा आता है तो बॉल निकाली जाती है कहां से, सेकेंड वाले से। अगर 1 2 3 आया, एक बार अपोजिट कर देता हूं सर मैं, अगर इस पर एक डाइस को फेंकने पर 1 2 3 आया तो मैं बैग 2 पे जाऊंगा बॉल निकालने, और अदरवाइज 4 5 6 आएगा सर तो फिर मैं बैग 1 पे जाऊंगा। ऐसी कुछ कहानी उन्होंने बनाई, तो बनाते जाओ सर, जैसा बोलते हैं वैसे करते जाता हूं। अदरवाइज फॉर द फर्स्ट वर्क, यहां तक उन्होंने जो बोला मैंने क्लियर कर दिया। अब एक बॉल निकाली जाती है और उसका कलर पता है कैसा निकला, मेक इट द सैंपल सर।
अब यहां से एक बॉल निकाली जाती है और पता है कि दोनों ही केस में बॉल कैसी निकली सर, वो ब्लैक कलर की बॉल निकलती है दोनों ही कलर केसेस में। या तो ऐसे चले जाओ तो ब्लैक मिल सकता है, या ऐसे चले जाओ तो ब्लैक मिल सकता है। इसी ब्लैक को सैंपल बनाने में जुट जाते हैं सर। आई विल से कि ब्लैक पे पहुंचा दीजिए सवाल। अगर ब्लैक निकालनी है इसमें तो पहले डाइस में कितना लाना पड़ेगा, 4 5 6, आई विल से 3/6। एक पासे पर 4 5 6 आने की प्रायिकता था, आई विल से 3/6। ये आ गया था। अब इस वाले में से एक ब्लैक निकाल दीजिए। ब्लैक कितनी है, 3, टोटल कितनी है सर 7, 3/7। या सर ब्लैक पे पहुंचने का एक तरीका ये भी हो सकता है, आप डाइस पे 1 2 3 लाइए, 3/6, और फिर इस वाले में से ब्लैक निकाल दीजिए, दिस इज 4/7। सो दिस इज द टोटल प्रोबेबिलिटी कि मैंने ब्लैक निकाल दी, या तो फर्स्ट केस से या सेकंड केस से, या तो इसके थ्रू निकाल दीजिए ब्लैक बॉल, या फिर उस वाले के थ्रू ब्लैक बॉल निकाल दीजिए। अब इन्हीं सैंपल में से कोई एक वो मांगेंगे, तो कह रहे हैं इस बात की प्रायिकता बताइए कि जो बॉल आपने निकाली वो कहां से निकाली है, फर्स्ट बॉक्स है। तो फर्स्ट बॉक्स का जो डाटा है इसको उठा के ऊपर रख दीजिए सर, इनटू में 3/7। क्लियर? सो दिस इज योर रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी। इसी चीज को फॉर्मूले में जो बड़ा सा दिखाना है कि नीचे समेशन चलता जाता है 2 या 3 केसेस में, इसी में से उठा के ऊपर रखना होता है। तो शॉर्ट में मैं जो बोल सकता हूँ सर, इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। 3/6 कोई मतलब का नहीं रहा, ये 7 7 7 हट जाएगा। सो राइट आंसर इज दिस इज 3/7। ठीक है सर। तो सवाल थोड़े से थ्योरेटिकल बड़े हो जाते हैं बायस के रिगार्डिंग, आपको बस लैंग्वेज को पकड़ना होता है, उसके बेसिस पर सैंपल तैयार करना होता है, उसी सैंपल में से कोई एक केस मांगा जाता है उसको ऊपर रख दीजिए, विल गिव यू द सिंपली प्रोबेबिलिटी। एक लास्ट सवाल में करके खत्म करता हूँ क्लास को। देखें, अभी रिसेंट की जेई की प्रॉब्लम है, कर सकते हैं। 3 आइडेंटिकल बैग हैं, हर एक बैग में कितनी कितनी गेंदें पड़ी हुई हैं, सब में कह रहा है कि 10 10 बॉलें पड़ी हुई हैं। ठीक है, हर एक बैग में 10 10, ये 10 गेंदें पड़ी हैं, इधर 10 बॉलें पड़ी हैं, इधर 10 बॉलें पड़ी हैं, सबकी अपनी अपनी कहानी है। एक बंदा आया, उसने बैग में से एक बॉल एट रैंडम निकाली और उसका कलर पता चला कितना था, तो बस रेड बना दीजिए सर यहाँ पे। इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो पी कह रहा है सर। तो आपको रेड बॉल पे पहुंचना है सर, तीनों बॉलों में रेड पे पहुंचना है। तो रेड तो यहां से भी आ सकती है, बैग 1 से, बैग 2 से, या फिर तो लिख दो सर बैग 1 से रेड उठाने की प्रोबेबिलिटी। बैग 1 से, तो पहले 3 बैग हैं तो पहले बैग 1 चूज करा, 3 बैग में से एक बैग को चूज करने की प्रोबेबिलिटी 1/3, उसमें से रेड चाहिए, तो टोटल कितनी है सर 3/10। या सर बैग 2 चूज कर लेता मैं 1/3, मैं बैग 2 चूज कर लूं, उसमें से भी रेड आ सकती है, सो दिस इज 4/10। या सर मैं बैग 3 चूज कर लूं 1/3, उसमें से रेड दे दूंगा, तो 5/10। तो दिस इज द टोटल प्रोबेबिलिटी की रेड बॉल आ चुकी है 1 से या 2 से या 3 से। उनको किससे चाहिए, वो कह रहे हैं बैग 1 से आनी चाहिए, तो बैग 1 का डाटा ऊपर रख दो, ये बायज का स्टेटमेंट है, 1/3 इंटू 3/10। कंफर्म करें सर, 1/3 1/3 1/3 1/3, 10 10 10, यहां से 10 हटा सकते हैं आप, तो ऊपर बना 5 5 4 9 3 12, 3/12 बोले तो ये बना 5 4 9 9 3 12, 3/12 बोले तो 1/4। दिस इज योर पी आंसर। वही बात फिर से बोल रहा है कि अगर बॉल आपकी ग्रीन निकलती तो इस वो बैग 3 से निकले, तो उस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है, क्यू। तो ऐसे एक बार और करा सकते हैं। अगर आपको प्रोबेबिलिटी क्यू चाहिए तो क्यू निकालने के लिए क्या करना है, फिर से बैग चुनिए सर फर्स्ट वाला, इस बार आपको ग्रीन वाली बॉल चाहिए, तो ग्रीन के लिए क्या बोलोगे, दिस इज 5/10। बैग 2 चुन लेते, उसमें से ग्रीन दे देते, सो दिस इज 3/10 प्लस 1/3, सर इस वाले से भी तो ग्रीन आ सकती थी, सो दिस इज 4/10। दिस इज द टोटल प्रोबेबिलिटी कि मैंने ग्रीन बॉल दे दी सर 1 से या 2 से या 3 से। उनको किस वाले से चाहिए, बैग 3 से, तो 3 वाले का डाटा ऊपर रख दीजिए, 1/3 इंटू दिस इज 4/10। 1/3 1/3 1/3 1/3, 10 10 10 और 10, तो 5 3 8 4 12, सो दिस विल बिकम 1/3। आपके पी और क्यू डिसाइड हो चुके हैं, तो पी वैल्यू ऑफ पी इज 1/4, दोनों को पलट के जोड़ दिया 1/p प्लस 1/q, तो 1/4 प्लस 1/3,
दोनों को पलटोगे और जोड़ोगे तो यू विल गेट 7. सो 7 इज योर राइट आंसर. क्लियर है? हम किस तरीके से कवर किए सारी बातें एक बार जल्दी से देख लें. सबसे पहले मैंने प्रोबेबिलिटी की बेसिक डेफिनेशन को दिखाया आपको, फेवरेबल और टोटल. कई सारे सवाल जो बेसिक डेफिनेशन पे ही सिंपल जुड़े हुए हैं. समथिंग फेवरेबल ओवर टोटल, फेवरेबल ओवर टोटल, है ना, फेवरेबल ओवर टोटल. यहाँ पे ये केसेस वाले फेवरेबल और टोटल. तो दीज आर ऑल क्वेश्चन बेस्ड ऑन सिंपल बेसिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी. उसके बाद दो टर्म बीच में आपको मिल गए, ऑड्स इन फेवर, ऑड्स इन अगेंस्ट. उनको निकालना आता है. कोई प्रोबेबिलिटी दे दे तो ऑड्स इन फेवर, ऑड्स इन अगेंस्ट डिसाइड कर सकता है. कुछ सवाल इस पे भी मैंने दिखा दिए. फिर हम मल्टीप्लिकेशन के सवालों पे उतर गए, एंड और वाले केसेस बनने. प्रोबेबिलिटी मिल जा रही है, फिर केसेस बनवाने लगे, एंड और केसेस बनवाने लगे, एंड और. तो थोड़े से सवाल बड़े दिखने लगे. ये सारे केसेस आपके सिंपली एंड और कर करके खत्म किए जा रहे हैं. बोलो. थर्ड, वी आर मूविंग टू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. तीसरी बात ये आ गई. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में सीखा कि जो चीज गिवन होती है उसी को सैंपल बना देना होता है. उसको मैंने कुछ एनसीईआरटी और एग्जांपल से क्लियर करा कि टोटल क्या है सर, तो 36 की जगह 11 ने ले ली. रीजन आप समझ रहे हैं. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, अगेन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. कंडीशन के बाद फिर अगला जो मूव करे सर, हमने फिर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस कर लिया. बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की n ट्रायल्स में से r टाइम सक्सेस चाहिए तो फॉर्मूला यूज कर लीजिए. PQ अगर पता है तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ क्वेश्चन से कवर करने की कोशिश करी. जब बाइनोमियल क्लियर हो गया तो बाइनोमियल के कुछ फॉर्मूले जो मैंने दिए कि रट के रहिए सर. इन फॉर्मूलों के बेसिस से आपसे NPQ निकलवाया जाएगा और फिर आपसे प्रोबेबिलिटी में यूज करवा लेंगे. कुछ सवाल यहाँ से भी क्लियर कर दिए. और लास्ट में एक थोड़ा सा बायस को मैंने फास्टली कवर करा है कि बायस थ्योरम का बड़ा सा फॉर्मूला, एक बड़ी सी थ्योरी और सैंपल बनाइए. उसी सैंपल में से किसी एक को मांगेंगे वो ऊपर रख दीजिए. एक बड़ा सा सैंपल बनवाया, उसी में से किसी एक पार्ट को ऊपर रखने को बोलेगा, वो रख कर सकते हैं. दिस ऑल अबाउट योर प्रोबेबिलिटीज, है ना, जो कम समय में दे सकता था. दैट इज. थैंक यू.